ज़वेरी बाज़ार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम आप सभी पधारे हुए हमारे सदस्य गणों का, व्यापारी गणों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूँ हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट हैं मीटिंग के, राजेश जी ठक्कर साहब, ज़रा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र भाई, विशाल जी और राजू भाई से उनका एक स्वागत करें, राजेश जी का। राजू भाई दूसरा दो। अश्विनी जी जैन, आपका स्वागत हम करेंगे अभी। हमारे जो BIS के एक्सपर्ट्स हैं दिनेश भाई और हॉलमार्क फेडरेशन के सेक्रेटरी है, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके स्वागत के। उसके बाद हमारे जो लीगल हेड है सनी भाई, अब हम उनका स्वागत करेंगे। कमलेश भाई और अरविंद भाई, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, दीपक भाई भी पधार चुके हैं कमेटी में हमारे, आ जाइए दीपक भाई। इसके बाद हम स्वागत करने जा रहे हैं हमारे ललित भाई का। सब जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से, यहाँ के हमारे सभी सदस्य जानते हैं। तालियां होनी चाहिए, तालियां थोड़ी देर ही बजानी है, उसके बाद हम आपको ताली नहीं बजाने देंगे। इसके बाद सिर्फ सवाल और जवाब होंगे हमारे। मैं सभी हमारे ज़वेरी बाज़ार के व्यापारियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार हम मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी अपने बाज़ार की समस्या है, HUID, PMLA, उनको लेकर ही आज यहाँ पर संवाद होगा, सवाल जवाब होंगे। और मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप सभी को आपके सवालों से पूरी तरह से जितना हो सकता है आपको जवाब जो होंगे उनके मिल जाएंगे। बेसिकली PPT BIS एक्ट के ऊपर बना है। BIS एक्ट का प्रॉपर ओवरव्यू आपको इस एक्ट ये PPT में आपको मिलेगा, और बाकी उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है हमारे राजेश ठक्कर सर और सनी सर आपको देंगे। अहमदाबाद से पधारे अश्विनी भाई जैन, जो BIS हॉलमार्क फेडरेशन के सेक्रेटरी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, थैंक यू। अहमदाबाद से स्पेशली पधारे। सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। BIS एक्ट की PPT दिखाई थी, बहुत अच्छी दिखाई, पर मैं उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँगा। क्या वो PPT दोबारा चला सकते हैं आप? देखिए, आप इसमें है ना, जो सेक्शन आपको लगते हैं उसको समझना ज़रूरी है। एक है सेक्शन 11, तो हम पहले सेक्शन 11 पे चलते हैं। सेक्शन 11 प्लीज़ करिए ना। सेक्शन 11 जो है ना, वो BIS का जो स्टैंडर्ड है या पब्लिकेशन है उसके बारे में कहता है। जैसे BIS के स्टैंडर्ड्स हैं, BIS ने करीबन 14,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पब्लिश कर रखे हैं सभी प्रोडक्ट के लिए। उसमें से हमको जो अप्लाई होते हैं वो प्रीशियस मेटल, गोल्ड और सिल्वर के अप्लाई होते हैं। तो ये जो सेक्शन है, प्लीज़ सेक्शन 11 देखिए। सेक्शन 11 जो है ना, वो ये बोलता है कोई भी इंडिविजुअल BIS के पास से ऑथोराइजेशन के बिना स्टैंडर्ड को कॉपी नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता। उसका कुछ भाग, जैसे 10 पन्ने का स्टैंडर्ड है और 2 पन्ने भी आपने कॉपी किए, तो वो आप नहीं कर सकते हैं ऑथोराइजेशन फ्रॉम BIS के सिवाय। हाँ, आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो रखना है तो आप उसको कॉपी कर पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा सेक्शन 11 के अंदर ये कहा गया है। इसके बाद जो आता है, हमको जो अप्लाई होता है वो होता है सेक्शन 14। प्लीज़ सेक्शन 14 चलाइए। सेक्शन 14 के अंदर ही देखिए, जो अभी जो हॉलमार्किंग को कंपलसरी करा गया है वो सेक्शन 14 के तहत किया गया है। इसके अंदर ये कहते हैं कि सरकार को अगर ज़रूरी लगता है तो वो BIS को संज्ञान में लेकर किसी भी प्रोडक्ट को कंपलसरी सेल फ्रॉम सर्टिफाइड आउटलेट कर सकता है। यानी हम गोल्ड की बात करें, अभी गोल्ड अभी मैंडेटरी हॉलमार्किंग में है, तो इस सेक्शन के तहत सरकार ने BIS के द्वारा गोल्ड ज्वेलरी को केवल सर्टिफाइड आउटलेट के थ्रू, यानी जो BIS के साथ पंजीकरण करा रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है, केवल वही लोग अब इसको बेच सकते हैं।
ये प्रावधान सेक्शन 14 में है। इसके लिए ब्यूरो को ये एक्ट पावर देता है कि ब्यूरो किसी भी ज्वेलर के लिए लाइसेंस को ग्रांट कर सकता है, रिन्यू कर सकता है, लेकिन रिन्यू तो अब निकल गया, अब लाइफ टाइम का हो गया। आप एक बार लाइसेंस लेंगे तो वो आपका ज़िंदगी भर चलता है, पहले रिन्यूअल था हर 5 साल में। उसको कैंसिल भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। वो पावर्स इस सेक्शन में दे रखे हैं, राइट। इसके अंदर इन्होंने हॉलमार्किंग सेंटर के लिए भी प्रावधान दे रखा है। हॉलमार्किंग सेंटर के लिए ये कह रखा है कि कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर जो BIS के द्वारा अप्रूव नहीं होगा वो ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क नहीं कर सकता है और ना ही क्लेम कर सकता है कि मैं BIS द्वारा अप्रूव हूँ। तो ये सेक्शन हमको लागू होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट, सेल या एग्जिबिट करने के लिए। क्या प्रोहिबिट करता है? यदि हमारे पास BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी ना ही हम रख सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो इस सेक्शन के अंदर कहा गया है, नो पर्सन सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट। देखिए कितने रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते, या सेल करने के लिए भी एग्जिबिट नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना हम अप्रूवल के लिए ये हमारे पास रखा हुआ है, वो भी नहीं रख सकते। ये इस सेक्शन के अंदर रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। उसके बाद साथ में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अदर देन सर्टिफाइड बाय ब्यूरो, यानी सर्टिफाइड लाइसेंस धारक जो होगा, वो इसमें भी यही लिख रखा है, सेल और डिस्प्ले और सेल सच गुड्स जब तक कि उसके ऊपर हॉलमार्क किया हुआ नहीं होगा। अब ये कहाँ कहाँ लागू होगा? ये लागू होगा जहाँ जहाँ पर कंपलसरी हॉलमार्किंग अभी लागू है वहाँ, यानी कंपलसरी हॉलमार्क के डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में 288 है हिंदुस्तान में, और अभी वो कुछ ही समय में 339 होने वाले हैं। ये केवल इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो कंपलसरी में है वहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 17 जो हमको लागू होता है। उसके अंदर प्रोहिबिशन कर रखा है, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, सेल और एग्जिबिट के अलावा मैन्युफैक्चर में भी उसमें, और साथ में उसमें ये रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक BIS के साथ पंजीकरण नहीं हो तब तक वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं हॉलमार्क किया हुआ कोई भी आर्टिकल बेच रहा हूँ, ना ही वो किसी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल के थ्रू अपने साइन बोर्ड पे, अपने लेटर पैड पे, लिफलेट पे या सेल्स प्रमोशन में वो कहीं पर भी ये लिख नहीं सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर है। ये सारे ही प्रावधान हॉलमार्किंग सेंटर्स के लिए भी हैं, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम केवल ज्वेलर्स के ही जो प्रावधान है उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया सेक्शन 11, 14, 15 और 17। अब जो आगे सेक्शन आता है जिसके अंदर सर्च एंड सीजर का प्रावधान है वो है सेक्शन 28। सेक्शन 28 लाइए। ये सेक्शन क्या कहता है? यदि कोई BIS ऑफिसर को ये डाउट जाता है, संशय जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी आर्टिकल का प्रोसेस, सिस्टम, सर्विस, कुछ भी, हम तो आर्टिकल ही समझेंगे क्योंकि हम आर्टिकल के ऊपर ही व्यापार करते हैं, अगर उसको ये शक जाता है कि यहाँ पर ये सेक्शन 11, 14, 15 या 17 इन सेक्शंस में से किसी का भी वायलेशन हो रहा है, तो वो उस प्रीमाइसिस को, उसके व्हीकल को, उनको वो सर्च भी कर सकता है, और यदि उसको कोई ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि ये 4 सेक्शन का वायलेशन कर रहा है, तो वो उस आर्टिकल को, वो पूरे स्टॉक को सीज भी कर सकता है। ये पावर उसको इस सेक्शन के अंदर उनको दिया गया है। ठीक है, काफ़ी उनको पावर्स दिए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे मेन ये है कि ये दे रखा है। सर काफ़ी पावर्स, मतलब लिटरली CRPC तो ऐड करवा दिया उनके साथ।
power हाँ, वो क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सर, एक 1973 एक कंज्यूमर एक्ट को सीआरपीसी से ऐड कर दिया, पावर क्या आपको सीधे घर में ही घुसा दिया आपने। हाँ, वो भी लागू होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाला जो है ना, वो भी लागू होता है। मेरे अभी हिसाब से देखिए ऐसा है, ये जो एक्ट बना है ना, BIS एक्ट 2016, ये पहले 1986 ओल्ड वर्जन था, जिसके अंदर हॉलमार्किंग नाम की एक्टिविटी थी ही नहीं। हॉलमार्किंग ये 2016 में BIS एक्ट के अंदर शामिल किया गया है। अब पहले तो ये समझते हैं हम कि BIS एक्ट कैसे बना गया। देखिए, ये एक्ट बनाने के लिए ये इंडस्ट्री के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनके पास एक ड्राफ्ट इसका भेजते हैं, जो उस समय पे 2014 में भेजा गया था। शायद कुछ एसोसिएशंस को इसके बारे में मालूम होगा, सभी को तो नहीं मालूम होगा। तो वो ड्राफ्ट भेजा गया, उसके ऊपर कमेंट्स मंगवाई गई। कमेंट्स जो आई उसको उसके ऊपर से फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। वो राज्यसभा में, लोकसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की मुहर लगती है और उसके बाद ये आता है। चेंज नहीं करवाना है, हाँ, यानी कोई भी प्रावधान में कुछ भी हमको कंप्लायंसेस रिलैक्सेशन को चाहिए। इजी करना है, चेंज नहीं करना। हाँ, वो कंप्लायंसेस पे भी आएंगे। तो सर मैं बहुत एक संयम भाई ये बताओ कि जब ये 2020-21 में जब हम सब दिल्ली भाग रहे थे, तब एक बार मैंने आपको कॉल करके पूछा था, इन तो हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरर या हमारे कोई ट्रेडर या हमारे कोई होलसेलर इसके काबिल नहीं थे कि वो कमिटी में ऐड हो सकते थे। सर आप सुभाष जी, उस टाइम पर मीटिंग हुई और काफ़ी मीटिंग्स हुई थी उस टाइम पर, जहाँ पर अश्विन जी भी बीच में कभी कभी इन्वॉल्व होते थे इसके अंदर, और मैं भी कुछ मीटिंग्स के लिए गया था इसके अंदर। HUID की ये प्रॉब्लम है, और आज भी सिर्फ ये प्रॉब्लम के अलावा दो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगे अभी हम इसके ऊपर। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है और उस पर हमने फाइट भी पूरी की थी। 7 दिन पहले हम गए थे DG को मिलने, हॉलमार्किंग। उनको जब कंज्यूमर अफेयर्स जो अभी रोहित कुमार IAS हैं उनको मिले, उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि ठीक है, अगर आप स्टोरेज करेंगे उसको हम एक बारी होलसेलर्स के लिए बाजू में कर सकते हैं और रिव्यू करेंगे। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी नीचे टीम है 3-4 लोगों की। उन्होंने बोला कि भाई अगर स्टोरेज करेंगे तो कुछ ज्वेलर्स या काफ़ी ज्वेलर्स इसका रास्ता बना लेंगे। इसके ऊपर फाइट अभी भी शुरू है कि स्टोरेज इसके अंदर से अभी भी, अगर वो कंज्यूमर अफेयर्स के IAS है जो रोहित कुमार उनके हाथ में है, अगर ये चीज़ हट जाती है तो हम जितने होलसेलर्स यहाँ बैठे हैं, देखो रिटेलर्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स की होंगी, मैं उसको टच नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वही प्रॉब्लम टच करूँगा जो इस कमरे के अंदर बैठे हुए जिन लोगों को है। अगर स्टोरेज पॉइंट हट जाता है तो जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेजर चीज़ क्लियर हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि कम से कम हम जितने मैंने होलसेलर यहाँ पर जवेरी बाजार में बैठे हैं वो अपने दुकान में स्टोरेज के टाइम पर माल रख सकते हैं, और जब रिटेलर सेल करेगा उस टाइम पर हॉलमार्क करके बेच सकते हैं। ये तो संयम भाई, ये तो बात हो गई प्रावधान की। मैं प्रावधान पे नहीं आ रहा हूँ, मेरा मूल मतलब ये है कि जो है नई कमेटी बनी है उसमें मुझे लिया गया है जो बुलियन के ऊपर है, और मैं हूँ, सुरेंद्र मेहता जी हैं और एक और जन है, 3 ही जन है जो इंडिया के अंदर है। बुलियन की हॉलमार्किंग कमेटी अभी नहीं बनी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट को बुलियन के नॉर्म्स बनाने के लिए हम 3-4 महीने में आने वाले हैं। हाँ, जो 6 महीने में आने वाली है वो भी चीज़ें हम सबको इफेक्ट करेंगी आने वाले टाइम के अंदर। कैडबरी जब काट के हम लोग अपने कारीगर को देंगे, अगर पूरे 6 हिस्सों में 1 किलो को काटा गया और उसके ऊपर हॉलमार्किंग करवा के देना है, और मान लो फिर अगर 1 कैडबरी किलो लेकर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर किसी ने रोक लिया, स्टेशन पर रोक लिया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी जो हमारी बात हुई है। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, संयम जी, ऐसा नहीं है। जो बुलियन की कमेटी बनी है ये मैंडेटरी बुलियन के ऊपर प्रोविज़न बनाएंगे, और ये प्रोविज़न बनने के बाद आप जो लोकल में आप अगर बुलियन लेकर किसी हॉलमार्क सेंटर में जाएंगे, हॉलमार्क सेंटर उसको बुलियन को हॉलमार्क नहीं कर सकता है। ये प्रावधान IS 1417 में है। ये बुलियन का जो हॉलमार्किंग होगा वो सेल्फ सर्टिफिकेशन में जाएगा। जो BIS द्वारा अप्रूव्ड रिफाइनरी है, हाल में इनकी संख्या है देश भर में 44, केवल 44 ऐसी रिफाइनरी हैं जो BIS द्वारा अप्रूव्ड हैं।
ये खुद का ही बुलियन प्रोड्यूस करेंगी और उसी को हॉलमार्क करके सिर्फ वही लोग बेच सकेंगे। हॉलमार्क सेंटर इसको हॉलमार्क नहीं कर पाएगा। ये सीधी बात यही होगी ना अश्विनी भाई, धीरे धीरे पूरे धंधे को कंट्रोल कर लो। ये कंट्री को कुछ लोगों कंट्रोल के हाथ में दे दो, कुछ लोगों के हाथ में दे दो, कुछ को भगवान बना दो और बाकी सबको गाँव भेज दो। 44 के अलावा बहुत सिर्फ क्लियर है ये, सिर्फ सही 12 ही चलेंगी बराबर। हाँ वही है ना, वही बाकी मतलब उसके बाकी ऊपर है ना, वो इतना सर्टिफाइड कितना भी ले लिए उन्होंने। मेरे हिसाब से यहाँ लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है, अगर ये हॉल में 600 हमने- लोग हैं तो हमने 600 लोग में तो 400 लोग तो सर माल लेके बेचते हैं गाँव जाके। नहीं, वो तो बुलियन की नहीं, बुलियन रिफाइनरी, के ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। बुलियन में जवेरी बाजार के अंदर भी जो रिफाइनरी है उनको भी परमिशन होनी चाहिए आगे जाके बुलियन बनाकर बराबर करके आगे बेच सके। इसके ऊपर भी हमारी फाइट रहेगी। देखिए, हमको मूल कारण समझना पड़ेगा, सरकार ये सब क्यों कर रही है। आप देखिए, इंडस्ट्री से ही ये डिमांड जा रही है आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर कि बुलियन जो है ना उसको हॉलमार्क किया जाए, ताकि जो मार्जिनल फेलियर आ रहे हैं मार्केट सर्वेलेंस में, 916 वाली ज्वेलरी है वो कभी कभी 914 तक आ जाती है। अश्विनी भाई, आप हॉलमार्क सेंटर चलाते हो, वो 5% भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप हॉलमार्क सेंटर चलाते हो, 5% भी नहीं होगा। अगर 1 लाख नहीं, पीस नहीं। 1 लाख पीस हॉलमार्क होते तो 5000 पीस भी रिजेक्ट नहीं होते सर। वो कितने हुए हैं वो संख्या की बात नहीं सर मैं है। बता दूं, आपकी संख्या आपके फेडरेशन ने दी हुई है कि नहीं, 1% ठीक से 2% भी रिजेक्ट नहीं होता है माल। ये फेडरेशन ने नहीं दी, BIS का आंकड़ा है। तो दी आपने है, बीआई से हाँ, हमने- बीआई से इसको पुटअप किया, दी तो आपने ही ना सर। आधे %, एक बात और बताता हूँ, आधे % भी केस मिनिस्ट्री या कंज्यूमर अफेयर्स के पास कोई भी रिटेलर के या एंड कंज्यूमर के नहीं है, कोई भी रिटेलर के खिलाफ हॉलमार्किंग में कमी आने के। सही है। मैं देखिए, बुलियन के लिए जो बात चल रही है ना, उसका जो कारण मैं समझ पा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज की तारीख में बुलियन 999 कहकर 999 कितना आ रहा है, ये सभी लोग अपने दिल पर हाथ रखकर हम लोग आत्ममंथन करें और सोचें कि क्या वो 999 आ रहा नहीं है। सर, वो बुलियन का ये बुलियन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये मेरा नहीं, पर्सनल वो ओपिनियन है। वो बुलियन मैं पहले कह रहा हूँ। सर, आपको मैं बता दूं अश्विन भाई, हम जवेरी बाजार वेलफेयर से लास्ट 3 साल से मुहिम चला रहे हैं और लगभग इसको आप सब मानते हो ये 5% भी नहीं रहा अभी। हो सकता है, अभी हम वो भी खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार के पास और BIS के पास जब कंप्लेंट जाती है तभी इन सब चीजों के ऊपर सोच विचार किया जाता है। और एक तरफ कंप्लेंट नहीं जाती, ये बहाना है। स्टैंडर्डाइजेशन ये की बहाना बात है, ये कंप्लेंट नहीं जाती। एक कंप्लेंट नहीं है सरकार के पास। नहीं, कंप्लेंट नहीं है। जाती एक है, ऐसा complaint- नहीं। हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अश्विनी भाई, उनके पास हॉलमार्क की एक कंप्लेंट होगी तो गुण चीज की 1000 कंप्लेंट, बुलियन की एक कंप्लेंट नहीं है। जबरदस्ती सर कंप्लेंट का वर्ड यूज करके माप तोल किया जा रहा है, कंप्लेंट कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी प्रावधान हुए नहीं है, इंडस्ट्री पूरी बैठी हुई है। जो भी प्रावधान करवाने हैं हम केवल उनको अपने प्रॉब्लम बताएंगे तो उस पर कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तब जाकर उस पर कुछ होगा। अश्विन सर इसलिए तो सारी एसोसिएशन देखो, जवेरी बाजार की सब एक होके कुछ अश्विन जी, आप हमारे साथ हैं जब सेक्रेटरी हॉलमार्किंग आप हैं। जो भी इस कमरे में डिसाइड होता है सारी एसोसिएशन डिसाइड करती हैं। मीटिंग में आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। वही सब चीजें अगर हॉलमार्किंग वाले खुद बोलेंगे तो 90% चीज मिनिस्ट्री से बनवा लूंगा मैं बोल देता हूं। आप अपने मुंह से रेडी हो जाइए, जो सुभाष जी बोलते हैं वो अगर आप रेडी है, आप मेरे साथ होंगे आने वाले दिनों के अंदर। आप भी वही चीजें अगर मिनिस्ट्री में बोले, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम एक बात बोलते हैं, हॉलमार्किंग के लोग एक बात बोलते हैं। अगर आप भी वही चीज बोले कि वो डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास नहीं है ना, कोई मिनिस्टर के पास खुद की ज्वेलरी की दुकान है, ना हॉलमार्किंग की है। जो हम बोलेंगे वही सुनेंगे वो। तो आप बताओ, सब रेडी है। सही है। मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, BIS के कुछ ऑफिसर्स को अगर आप हॉटलाइन या कॉल सेंटर उनसे बात कर लोगे, अगर उनसे कुछ डिस्क्रिप्शन मांग लोगे तो क्या कहेंगे मालूम है? आप मेल करिए। अब मैं कितने मेल किए, 6-6 महीने तक, तो मेल तो छोड़ो, जवाब तो जो उन्होंने पढ़े भी नहीं किए, उनको समझ भी कैसे आएगा? पॉसिबल है। मैंने उसको कहा कि मैं कोयम्बतूर की झुमकी बनाता हूं जो 4 स्टेप की है। अब मुझे ये बताओ कि वो 9 ग्राम की एक पैर है तो कहाँ का हॉलमार्क करूं? तो बोला 2-2 ग्राम के ऊपर सब पार्ट है तो सब पे हॉलमार्क करो। मैंने बोला 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए 10 मतलब 450 रुपये हॉलमार्क का दूं, उतनी तो मजूरी नहीं है झुमकी बनाने की। नहीं, देखिए, ये इसके गलत अंदर है। प्रोविजन क्या है मैं बताता हूं आपको। तो वो बोलता है कि वो तो आप दिखो, तो मैं ग्राहक को बेचूं कैसे? ग्राहक को कैसे बेचूं वो आप बताओ। इसका प्रोविजन सुहास जी मैं बताऊं क्या है। IS 1417 जो कहता है वो ये कहता है कि आप कोई भी आर्टिकल हॉलमार्क में देते हैं ना,
तो उसके अंदर जो डिटैचेबल पार्ट होता है वो हर डिटैचेबल पार्ट हॉलमार्क होना चाहिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड बोलता सर है। बिना डिटेचेबल की ज्वेलरी बनती नहीं है। एक मिनट में प्रावधान ये भी है, मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑर्डर जो आया है उसके अंदर प्रावधान ये है कि 2 ग्राम से नीचे की ज्वेलरी जो आर्टिकल है उसमें हॉलमार्क कराना कंपलसरी नहीं है। अब आप एग्जांपल लीजिए ईयर रिंग्स का, जो टॉप्स होते हैं, टॉप्स में आपकी जो स्टड है पेच, वो पेच यदि 2 ग्राम से नीचे है तो उसमें हॉलमार्क करवाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो डिटैचेबल पार्ट है। लेकिन 2 ग्राम से ऊपर का अगर डिटैचेबल पार्ट है तो उसको हॉलमार्क कराना कंपलसरी है। अगर नहीं करवाते तो आप लोग भी उसके अंदर कंट्रावेंशन में आते हैं और हॉलमार्किंग सेंटर भी आता है। और अलग अलग पैसा इसलिए लगता है क्योंकि हर एक पार्ट का HUID अलग आएगा। एक HUID 2 आर्टिकल पे नहीं लगेगा, टॉप्स पे भी अलग लगेगा और पेज पे भी अलग लगेगा, इसीलिए वो 2 चार्ज होंगे। ये प्रावधान है, हालांकि प्रैक्टिकली ये कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। स्क्रू की सर पूरा लॉ ही प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं हो सकता। मैंने इसके लिए आप लोगों को ब्रेक किया है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हम शायद से पहले ये चीज़ समझ लें कि लॉ कैसे पढ़ा जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है। सबसे पहले तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि लॉ पास हो रहा था तो कमेंट्स आया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कानून अगर इंडिया में आता है तो वो पहले पब्लिक कमेंट्स बुलाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ एसोसिएशन देता है। हाँ, ये बात सही है कि जब एसोसिएशन उसको आंसर देता है तो उसका वेटेज मिलता है। बट क्या आप में से कितने लोगों ने 2014 में इस पे कमेंट्स भेजा था? एक बात पहले आप वो सोचिए। जब तक हम वो ही नहीं समझेंगे तो कैसे वर्कआउट होगा? उसका भी आंसर देता हूँ। देखिए 40 एसोसिएशन, देखिए पहले ओके, अच्छा एक पैटर्न समझते। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 में नया आया। अगर हमने थोड़ा ध्यान दिया होता तो ये जो आया है वो सरप्राइज नहीं है। वो ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने पहले ही बता दिया था कि ये आने वाला है। अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ोगे, उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया था कि क्या होने वाला है। आप कोई भी कानून को विदाउट रेड विथ नहीं कर सकते। जस्ट एन एग्जाम्पल, आज जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये सीजर का पार्ट। आप ये समझिए, यहाँ पे ये हॉलमार्क है, इट हैज़ टू बी रेड विथ ट्रेडमार्क, टू बी रेड विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ आप उसको PMLA के साथ पढ़ो, हॉलमार्क के साथ पढ़ो, BIS आ गया। आप हाँ, GST तो खैर पीछे खड़ा ही है डंडा मारने के लिए। हम एज ए ज्वेलरी, गोल्ड, बुलियन, क्या हमारा काम एक ही होता है कि हम BIS और हॉलमार्क पे कमेंट करें? आप लोग को ये समझना चाहिए कि कौन सा कानून है जहाँ पे हमको टच कर सकता है, हमें वहाँ पे कमेंट देना है। एंड लेट मी टेल यू, सॉल्यूशन इधर ही है, यही सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आपने एक कानून को चेंज करवाया, गवर्नमेंट आपके लिए एक कानून की वजह से चेंज नहीं होगा, बिकॉज उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है दूसरे लॉज में। क्योंकि अगर आप एक क्लॉज को मॉडिफाई करते हो, इट हैज़ एन इफेक्ट टू अदर लॉज, जो क्लॉज बाय क्लॉज चलता है। आज अब जैसे कि मैं सीजर का पढ़ रहा था, जैसे कि इसमें आपको कोई नोटिस नहीं देना पड़ता है, ये मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है। आप कोई भी कानून पढ़ लो, कोई भी, उसमें क्लियर है कि सबसे पहले शो कॉज नोटिस आना चाहिए। अब इसमें आता क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू BIS, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एवरीथिंग। और आज की तारीख में एक वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लॉयर खुद बोलता है कि PMLA इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रैकोनियन एक्ट। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, राइट? बट आप आज जब वो हमारे पर बीत रहा है तो हम उसको ड्रैकोनियन मान रहे हैं। जब नहीं बीत रहा था तो हमने उसका ध्यान नहीं दिया। आज PMLA में कोई भी बेल लेने जाओ, आई विल बी हैप्पी अगर आप बेल लेकर आ जाओगे जल्दी, तो नहीं मिलता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, आई एम टेलिंग यू, इसका सॉल्यूशन लॉ ही है, और लॉ ही दे चुका है, लॉ दे भी रहा है, बट हम उसको नहीं समझ रहे। आज जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अश्विन जी ने कहा था कि इन्होंने, मतलब जो लॉ में लिखा है कि मेरे शॉप में आज सामान पड़ा है, कोई भी आ जाता है लेकर जाता है। अभी आप उसका अल्ट्रा चीज़ देखिए, कोई भी अगर मेरे शॉप में आता है
फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिना बोले आता है, राइट? मुझे पता नहीं किसने कंप्लेन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई प्रोविज़न है मुझे पता लगाने के लिए कि कंप्लेन किसने किया? आज अगर मुझे पता ही नहीं है, ऐसे तो कल को मैं इनका कॉम्पिटिटर हूँ, मैंने किसी को खड़ा कर दिया तो कंप्लेन कर, मेरा काम हो गया। ये एक डिफेक्ट है लॉ में, उसको खड़ा करो आप, ये लॉ का डिफेक्ट है। ये जो सीजर का पॉइंट है, अगर आप कोई भी लॉ पढ़ोगे, शो कॉज नोटिस यहाँ पे मैंडेटरी इसके लिए होता है बिकॉज BIS जो लॉ बना है इट्स अ जनरल लॉ, ये आप लोग के लिए नहीं बना है। जैसे कि एक टर्म जिसमें यूज हुआ था लीगल मेट्रोलॉजी, डेफिनेटली इट इज़ एप्लीकेबल टू स्टैंडर्ड एंड वेट मेजर्स एक्ट, आप उसको कहाँ अलग अलग करोगे? बट सर्कुलर से क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है कि क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे लागू होता है। अभी आप देखिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे होता है IT लॉ में। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरा दुकान है, मेरे दुकान में सामान पड़ा है कुछ जो डेफिनेटली मैंने सेल के लिए रखा है, कुछ सामान पड़ा है जो मेरा पर्सनल है, और कुछ सामान पड़ा है जो मेरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए मैं स्टार्टअप में पैसे डालता हूँ, वो मैंने डाला है, अगर मैं ये कानून पकड़ता हूँ तो वो आगे मेरा सब चेक कर सकता है, ये मेरा डेटा प्राइवेसी है या नहीं है, फाइनेंशियल प्राइवेसी है या नहीं है। अब उसको अटैक क्यों नहीं करते हो? बिकॉज ये जो नया एक्ट आने वाला था, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको भी मॉडिफाई करके डिजिटल ये बना रहे हैं, हम उस पर क्यों नहीं कमेंट करते हैं कि जब ये एक्ट लाते हो जिसमें मेरा अब फाइनेंशियल प्रोविजन डिस्क्लोज नहीं करना है। हॉल मार्किंग क्या है? आज हॉल मार्किंग में एक ऑफिसर को सब पता है कि ललित जैन कितना सामान, कितना माल किससे कहाँ लेके जा रहा है, जो आपको बोलना चाहिए कि ये गलत है। हर एक लॉ का कॉन्ट्रवेंशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कानून आया था जो फेसबुक पे पोस्टिंग कर, मैं जस्ट क्लोज कर रहा हूँ ये पॉइंट, फेसबुक पे अगर आप पोस्टिंग करते थे तो डायरेक्ट अरेस्ट होता था, उन्होंने उसको बंद करा दिया बिकॉज उसका कॉन्ट्रवीन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लॉ में ही है, ट्रस्ट मी। सर्च एंड सीजर का भी पॉल्यूशन आ जाएगा। सुभाष जी, एक GJC ने PIL फाइल की है सीजर के ऊपर, और हाई कोर्ट के अंदर नागपुर के अंदर हमको स्टे मिल चुका है नागपुर बेंच में 2021 में। अभी भी वो स्टैंड करती है कि कोई सीजर के ऊपर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको उसका पेपर दे दूँ। सर फिर जो अम्बाला में हुआ वो तो हुआ ना, अम्बाला में हुआ, पटियाला में हुआ, उधर वो सब बातें हुई। कोई ऐसी पेपर्स को लेकर अगर मैं उधर भेज देता हूँ, अभी आपको पहले दे दूंगा मैं कल, कि हमने ये PIL फाइल की, तो हमारे पास स्टे है हाई कोर्ट नागपुर बेंच कि ये सब सीजर्स आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको उसका भेज देता हूँ। अगर कोई किसी को सीजर किया जा भी रहा है तो पेपर तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। मैं आपको ये भेज देता हूँ कल। बेसिकली इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्जेक्टिव में, हारमोनियस डेवलपमेंट। हारमोनियस डेवलपमेंट क्या होता है? इन हारमनी विद, सबको मिल के, सबकी सोच को समझ के, सबकी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, उन सबको समझ के कोई भी चीज़ करी जाए, ऐसे इनके पर्पस के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो ये सब चीज़ें हो रही है, इसमें किसका बेनिफिट हो रहा है, कौन लोग इस चीज़ की जो बेनिफिट्स है उसको सबसे ज़्यादा एक्वायर कर पा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपके जब क्वेश्चंस होंगे मैं वो पर्पस आपको समझाऊंगा। फिलहाल सर कंटिन्यू, ये वर्ड मैं चाह रहा हूँ कि आप दिमाग में रखिए बस, हारमोनियस डेवलपमेंट। मैं एक मिनट ठक्कर साहब को कहूँगा, वी विल स्टार्ट विद PMLA फर्स्ट। हाँ, क्या अश्विनी भाई पहले आपका कंप्लीट करूँ? वी विल स्टार्ट, पहले PMLA से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा कैच वो है, या पहले एक नोटिफिकेशन आया था 28 दिसंबर 2020। इसको थोड़ा वॉल्यूम, इस पर काफ़ी सबको कंफ्यूजन है, और फैक्ट अब हमने काफ़ी हद तक देखा है इसमें फैक्ट क्या है। वो नोटिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए। रियल एस्टेट और प्रेसियस मेटल और प्रेसियस स्टोन, 28 दिसंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अश्विनी भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक कोई भी सैंपल जब सील होता है तो 9 महीना, 10 महीना, 1 साल कौन उसका वेट करेगा? कैसे पॉसिबल है? अब हमारे पास कुछ 13-14 कंप्लेंट्स है जिसमें 8-8 महीने हो गए, सील करके गए,
सैंपल जो सील किया गया बीआईएस वालों से, क्या कर रहे थे? आप सैंपल कह रहे हैं, यानी जो रेफरल लैब में वो मार्केट सर्वेलेंस में ले जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं उसमें आप। बीआईएस ऑफिसर्स जो अब रिसेंटली जो सैंपल सील करके गए सबके ऑफिस से, उसको 8-8 9 महीने कोई रिप्लाई नहीं। देखिए, इसका कोई प्रावधान कहीं पे लॉ में नहीं है। तो ये लॉ लाना ही नहीं चाहिए जब प्रावधान नहीं है तो। हाँ, तो लाइए, हाँ? इंडस्ट्री मिलके ऐसा लाए। अगर प्रावधान नहीं है तो लॉ ही नहीं लाना चाहिए जब आपके पास सिस्टम ही ऐसा नहीं। नहीं। एक मिनट अश्विनी भाई, अब इनके पास सिस्टम नहीं है, इनके पास कंप्लायंसेस पूरा करने का तरीका नहीं है, और कहते हैं कि सर एक सैंपल को 9 महीने कौन रखता है? मैं 1 घंटे में रिपोर्ट देता हूँ, आप तो 1 घंटे में रिपोर्ट देते हो। हम लोग तो 1 दिन में दे देते हैं, 9 महीने की कहाँ बात कर रहे हैं। तो आपके डिपार्टमेंट की तो बात करो भैया से। अभी एक केस जो आप बता रहे थे, वहाँ पर जो सुनाई दिया, उनका सैंपल टेस्ट किया और वो एज पर स्टैंडर्ड जो डुप्लीकेट डिटर्मिनेशन का क्लॉज है IS 1418 में, हम लोग 2 सैंपल, एक सैंपल के 2 सैंपल करते हैं और उसका फायर असे करते हैं, और उसमें जो फायर असे का रिजल्ट आता है ना, उसमें डिफरेंस केवल 5 दोकड़ा, जो अपने गुजराती में बोलते हैं, 5 दोकड़े का ही हमको डिफरेंस अलाउ है। अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस आता है ना, तो हमको टेस्ट रिपीट करना पड़ता है। तो ये BIS की लैब में शायद हुआ था और उन्होंने उसका टेस्ट फिर दूसरे दिन किया था। हम लोग तो एक दिन में कम से कम 5 फायर कर सकते हैं। तो इसमें जो लैकिंग है वो BIS की तरफ से है, और इसके लिए हम लोगों को मिलकर उनको ये प्रावधान लाने के लिए हमें कहना पड़ेगा। हम लोग तो अपनी तरफ से बुलाइए सर, अब मिलना ही पड़ेगा, रास्ता खत्म हो गया। हम लोग अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं BIS को, उसमें ऑब्वियसली देखो, ज्वेलर हो या हॉलमार्किंग सेंटर हो, अल्टीमेटली तो BIS के पास वो कंज्यूमर के लिए ही जाता है। हम सभी लोग कंज्यूमर के लिए बैठे हुए हैं। अगर एक सैंपल को टेस्ट करने में 8-9 महीना लेते हैं, सर 12 महीने भी हो गए कुछ। हाँ, किसी एक मिनट, एक हमारे कोई उनका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब देखिए, इसमें पहले क्या होता था, मैं आपको पहले का बताता हूँ। पहले BIS की रेफरल लैब नहीं थी, तो BIS सैंपल उठाकर वो हम लोगों के पास ही भेजते थे कोडिंग कर, और उसमें रिजल्ट उनको 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट मिल जाते थे। लेकिन जब से रेफरल लैब बनी है, तब से वो अपनी रेफरल लैब में ही भेज रहे हैं, तो उसके अंदर समय लग रहा है। सर अभी तो खाली 20,000 लोग के सैंपल्स लिए, अगर 5 लाख ज्वेलर्स के सैंपल लेंगे तो 3 साल लग जाएंगे। अभी उन्होंने सैंपल की संख्या बढ़ाई है, वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि उनकी रेफरल लैब बढ़ गई है। पहले रेफरल लैब पूरे देश में केवल 2 थी, आज की तारीख में 5 हैं। हाँ 5 हैं, और ये और भी बढ़ाने का उनका प्रावधान है। लेकिन आज की तारीख में 5 लैब इनकी कार्यरत है, जिसमें एक लैब में ये लोग 1 महीने में 4000 सैंपल की इन्होंने टारगेट दी है, लेकिन अभी तक कोई भी रेफरल लैब उसको अचीव नहीं कर पाई है। तो सर क्या करें? यही करते हैं, एक दूसरे पे डालते जाओ। BIS बोलता है हॉलमार्क वाले के पास जाओ, हॉलमार्क वाला बोलता है व्यापारी के पास जाओ, घूम फिर के तीनों चौकड़ी करते जाओ, लास्ट में सोल्यूशन किसके पास नहीं है सर पर। ये तो सही हम मानते हो सुभाष जी, जो आप बोल रहे हो सब लेकर आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हॉल मार्किंग सेंटर के जो जितनी टीम है, सेक्रेटरी और चेयरमैन, वो जो आप लिखते हो, जो हम बोल रहे हैं, सेम अपने पेपर पे लिख के दे देवे, गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं, मेरी जो हॉल मार्किंग सेंटर भी वही चीज बोलनी चाहिए कि भाई HUID जब हुई थी शुरू, HUID के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आई। HUID जो टॉप 10 जो कमेटी थी, उसके अंदर बनने के बाद हमारे पास आया एज व्यापारी के पास इसको ठीक करने के लिए। उसके पहले हॉल मार्किंग सेंटर ने जितनी भी ये सब चीजें थी, टीम ने बनाकर सीजर 16, 17, 11 सब बना चुके थे वो। उसके बाद हमको ठीक करने के लिए जाना था। ठीक करने के टाइम पर, उस टाइम पर कलकत्ता से कौन थे, अपना उदय भाई जो थे, उदय शिंदे जी, उनको बोला भाई ये सब चीज़ें हमने बोली हैं, आप भी लिख के दो। तो मिनिस्ट्री में उन्होंने बोला, DG प्रमोद जी ने बोला हम करवा देंगे अगर हॉल मार्किंग वाले बोलेंगे तो। उन्होंने उस टाइम बोला ये हमारे तरफ से नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन यही है। तो अभी जो आप बोल रहे हैं, हम घुमाने की बात नहीं कर रहे, सारे व्यापारी एक ही साथ हैं। जो आप बोल रहे हो मेरे को भी इफेक्ट होता है, नीलेश भाई को भी होता है, हमारे अंजन भाई को भी होता है, सबको होता है। हम तो एक ही पेज पर हैं,
लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर जो सोच रहे हैं कि भैया अगर इतने सारे पीसेस हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये सब प्रावधान भी लाए जाते हैं, अगर उसको वो जो पेपर है उनके पास जाएगा, आप भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ, जो हॉलमार्किंग सेंटर भेजेंगे, जो चीज़ें आज यहाँ डिसाइड होती हैं हॉलमार्किंग सेंटर वो लिख के, सेक्रेटरी साहब हमारे चेयरमैन साहब वही चीज़ें लिख के वहाँ भेज देवे, उनको तो करना ही है ना, देश तो उनको भी चलाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर फेडरेशन और हर एक जो डिपार्टमेंट और कंप्लाइंसेस पूरे करने के एक जो सिस्टम बनाए, सब अपने पे लेना चाहते ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब अटक वहीं रहे। वो बोलता है मेरी जवाबदारी नहीं, बीआईएस बोलता है मेरी जवाबदारी नहीं। तो अगर खाली ज्वेलरी बनाने वाले की जवाबदारी, अरे आप हमसे, मैं कहता हूँ कि अगर एक ज्वेलरी बनती है तो पहले तो सोना मेटल का टेस्टिंग होता है, सोना गलाने के बाद टेस्टिंग होता है, सोना बनने के बाद वो टेस्टिंग होता है। हमारी 3 टेस्टिंग को आप चैलेंज कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। अरे 5% लोग कुछ गलत करते हो तो उसमें 95% को पीस दोगे आप, मतलब पूरी कम्युनिटी, पूरा ट्रेड खराब है। ये थोड़ी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ है सर। सुभाष जी आपने मेरा जवाब नहीं दिया अभी। अश्विन जी हमारे साथ जो लिखने की बात है वो आप रेडी हो, आप वो दे दोगे? मेरी जोश सर से भी बात हुई इस बारे में। आपका आंसर शायद मेरे पास है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कंपनीज एक्ट में आज से 7-8 साल पहले हुआ था। जब 2006 में कंपनीज में जब प्राइवेट लिमिटेड बना तो उन्होंने सब ऑनलाइन फाइलिंग कर दिया। बीच में एक मुद्दा आ गया था, एडिशनल डायरेक्टर। हुआ क्या था कि बहुत सारे डैमेजेस जो पेनल्टी लगाते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर पे लगाने लगे, बराबर है। अब ये मुद्दा आता है कि ये किस तरीके से हमारा साथ दे सकते। तो लगभग 7-8 साल पहले क्या हुआ, नाना करके भी 100-150 उनके पास एक लेटर गया। हमने उस लेटर को नाम दिया वी रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। अब हुआ क्या, जब 100-150 लेटर उनके पास गया तो रीजनल डायरेक्टर जो यहाँ पे बैठते हैं बॉम्बे में, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि एडिशनल डायरेक्टर को डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। जो चीज़ हमें चाहिए था हमने उसको क्लैरिफिकेशन के थ्रू ले लिया। आज अगर ये डायरेक्टली नहीं दे सकते तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सब आपको एक लेटर भेजते हैं, आप सिर्फ क्लैरिफाई कर दो। 10-15 लेटर क्लैरिफाई नहीं होता है फिर डेफिनेटली वो मैटर रीट का बनता है। तो हेलो संयम जी, जो अभी सुहास जी कह रहे थे ना वही बात है, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, ना ही ये एक्ट हॉलमार्किंग सेंटर के कहने से बना है और ना ही कोई गाइडलाइंस या रेगुलेशन हॉलमार्किंग सेंटर के कहने से बना है। यदि हॉलमार्किंग सेंटर के कहने से इतना सारा हो जाता तो आज पूरी इंडस्ट्री के ऊपर हॉलमार्किंग सेंटर का वर्चस्व होता। आपको मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर देश में आज अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है। आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा माल आ जाए, ज़्यादा माल आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 शिफ्ट में हम लोग काम कर सकते हैं। आज की तारीख में केवल बॉम्बे, मुंबई ही एक ऐसा शहर, जिला है जहां पर शायद 2 शिफ्ट में काम चल रहा है, क्योंकि पूरे देश का जो HUID हो रहा है उसमें से 23% का स्टेक केवल मुंबई में 1.5 साल से है। हम लोग गुजरात में बैठे हैं, गुजरात के अंदर हमारे पास 1 शिफ्ट का भी काम नहीं है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। छोटे गांव की बात करो, जयपुर और सब वहां तो हाँ, तो जो ये कह रहे हैं। अच्छा, अब बात रही कि हम किस तरह से साथ देंगे, तो आप समझ लीजिए हॉलमार्किंग सेंटर हमेशा इंडस्ट्री के साथ था, है। सर आप हमारा ही अंश हो, आप हमारा ही अंश, आप हमारा साथ कैसे नहीं दोगे? अगर बाप बेटे का नहीं देगा तो किसका देगा? देखिए, एक जो चैन कहते हैं ना, चैन, वो चैन की कड़ी एक आप है, एक हम है। अगर एक कड़ी टूट जाएगी तो चैन पूरी होने वाली नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। तो वो बात है ही नहीं। आप ये संशय निकाल दीजिए कि हम आपके खिलाफ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग एक हैं, साथ में हैं और कंज्यूमर के लिए बैठे हैं हम। अभी मैं इस पर आपका एक पॉइंट बताना चाहूँगा सुभाष जी। जब हमारी बात हुई थी मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने बोला था लास्ट पॉइंट ऑफ सेल हमने अपना प्रावधान रखा था। इसके लिए बहुत फाइट की थी संयम भैया, बहुत फाइट की थी। महेंद्र जी भी यहाँ बैठे हैं। हमारी कम से कम महेंद्र जी कितनी बार मीटिंग हुई संयम भाई के ऑफिस में या बगैर ऑफिस, मतलब आपने कहा था एंड सेल। मैं एक चीज समझ में नहीं आता, अगर इतनी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और मेरे हिसाब से 80% तो इंडस्ट्री को पीढ़ी से पीढ़ी चलाते आ रहे, कैसे कोई व्यापारी कहेगा कि सुभाष जी ने अपनी दुकान पे जो माल बेचा है, HYD छोड़ो, बिल छोड़ो,
80 साल पुराने कस्टमर आके बोलते सेठ तुमच्याकडून घेतला होता, तुमचा आहे ना, आपण चेहरा देख के बोलते हो आमचा है, दिया परत. तो क्या तुम्हारी HOAD का प्रावधान, क्या BIS, क्या बिल, फिर भी इसको मैन्युफैक्चर पे डालो, ट्रेडर पे डालो, व्यापारी, इसका चेन पॉसिबल है संयम भाई? आप कंप्लीट कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता. अभी मैं लास्ट पॉइंट ऑफ सेल्स पे आता हूँ. जैसे 288 डिस्ट्रिक्ट्स अभी बताया कि 288 डिस्ट्रिक्ट से 339 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे. आप जयपुर छोड़ो, आप औरंगाबाद में था, अकोला, बहुत सारी सिटीज के अंदर हॉलमार्किंग सेंटर थे. एक एक करके वो हॉलमार्किंग सेंटर फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स की वजह से बंद हो रहे हैं. यही बात हुई. दो टर्म 3 टाइम मुंबई में जितने सेंटर आएंगे वो 2 शिफ्ट चलेंगे ही चलेंगे. और जो बाहर के सेंटर है उनके पास काम होगा नहीं. संयम भाई, तो जितने डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे और हमारी जो मुंबई की मैन्युफैक्चरिंग है आने वाले टाइम में उधर चले जाएगी, क्योंकि वहां तो हॉलमार्किंग है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है करने की उनको. संयम भाई मेरे पास जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर. तो सर कैसे वर्कआउट करेंगे? ये तो 288 डिस्ट्रिक्ट के 339 नहीं 244 होंगे आने वाले टाइम में. ये तो मुझे लगता नहीं है, अगर आप खुद एक चेयरमैन होकर अगर ऐसा कह रहे हो तो मुझे लगता नहीं है लॉ भी प्रोविजन में आएगा. इतने ढंग से इसको वर्कआउट करना भी मुझे लगता नहीं है. फिर आप जेल. PMLA का जो नोटिफिकेशन आया था वो 28 दिसंबर 2020 को आया था और उसमें उन्होंने उस दिन रियल एस्टेट और प्रेशियस मेटल, डीलर्स इन प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन, मैं वापस रिपीट करता हूँ, डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन, ये कंडीशन डाल के उन्होंने बोला है कि डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स टू बी गेट रजिस्टर्ड इन FIU. मतलब PMLA रूल 9 के हिसाब से उनको रजिस्टर करना है. अभी मैं डेफिनेशन के लिए आता हूँ कि व्हाट इज प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन. तो मैं रिलाई करूँगा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 विच इज़ अप्रूव्ड बाय WTO. मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनली इसको अप्रूव किया है. उसके चैप्टर हेडिंग में प्रेशियस मेटल और प्रेशियस स्टोन का डेफिनेशन दिया है. पेज 2 करो इसका, पेज 2 रूल 4. यस, यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन दिया है. तो कस्टम टैरिफ क्लियरली डिफाइन करता है व्हाट इज प्रेशियस मेटल एंड व्हाट इज प्रेशियस स्टोन. प्रेशियस मेटल में आपका क्लियरली आता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम. प्लेटिनियम के अंदर क्या क्या आता है वो भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है और वैसे उन्होंने प्रेशियस स्टोन को भी डिफाइन कर दिया है. तो मेरा क्लियर कट इंटरप्रिटेशन है कि प्रेशियस मेटल और प्रेशियस स्टोन कवर होता है PMLA में. ज्वेलरी अभी तक कवर नहीं होती है, जो नोटिफिकेशन और रूल्स, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक नोटिफिकेशन या एक को इंटरप्रेट नहीं करते. हम ऑलवेज, जैसे ललित जी ने बताया, आपके जितने भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आते हैं हम उसके साथ उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो खाली मैं एक वर्ड पढ़ के या ये चीज़ बोल के आपको नहीं कर सकता. तो प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन इट्स वेरी क्लियर इज कवर्ड अंडर PMLA. ज्वेलरी इज नॉट कवर्ड अंडर PMLA. इट इज़ माई इंटरप्रिटेशन विद द लॉ ऑफ कस्टम एक्ट. और नोटिफिकेशन जो 59 ऑफ 2022 जिसमें कमोडिटी ऑफ कंट्रोल किया था, मतलब गोल्ड कंट्रोल एक आप पे लाया था, इंपोर्टेड गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी, उसमें भी उन्होंने डिफाइन किया है प्रेशियस मेटल एंड ज्वेलरी मेड देयर ऑफ. मतलब अगर आपका इंपोर्टेड गोल्ड आता है या ज्वेलरी आता है तो वो कंट्रोल्ड कमोडिटी में जाता है. इंडियन ज्वेलरी आपका वहाँ पे भी डिफाइन नहीं होता है. सो अगर PMLA में मैं जाता हूँ तो इट इज़ ओनली फॉर प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन. तो वहाँ पे जो भी आपके हमारे जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो अगर कैश सेल करते हैं प्रेशियस मेटल या प्रेशियस स्टोन का, उसका टर्नओवर कैश में 10 लाख के ऊपर है तो FIU में रजिस्ट्रेशन करना है. KYC रखना है 49,999 के बाद. लेकिन रिपोर्टिंग कब करना है? जब सिंगल पर्सन 10 लाख के ऊपर कैश में आपके पास से लेके जाता है, तब जाके आपको FIU में रिपोर्टिंग करना है. उसके पहले आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है. आपको KYC मेंटेन करना है. KYC में क्या क्या मेंटेन करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, मतलब पर्सन कौन आपसे माल लेके गया उसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए. तो आप उसका पैन कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, वोटर ID ले सकते हो. आधार कार्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है. आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और इसलिए हमें उसका पावर नहीं मिला है. बैंक को वेरिफिकेशन का पावर दिया है, हमें पावर नहीं दिया है. रेसिडेंस प्रूफ आपको कलेक्ट करना है, उसके लिए आप उसके पासपोर्ट कॉपी मांग सकते हो, मेंटेनेंस कॉपी मांग सकते हो और अदर कोई डॉक्यूमेंट आपको मांग सकते हो. वो आपको 2 प्रूफ आपको रखने हैं. अगर आप वो KYC मेंटेन नहीं करते हैं तो कितनी पेनल्टी है? 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक.
आपको पेनलाइज किया जाता है 10,000 to 1 लाख रुपीज़। लेकिन इंटेंशन क्या आता है, अगर आपने इवेड किया है या तो प्रोसीड ऑफ क्राइम आपने आपके पास रखा है या तो इल गोटेड मनी आपके पास है, तो इम्प्रिजनमेंट 3 साल से 7 साल, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सीआरपीसी आईपीसी के हिसाब से इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब आपको प्रूव करना है कि यहाँ मेरे पास से जो आदमी पैसा माल लेके गया वो जेन्युइन पर्सन था और जेन्युइन था। इट इज़ फॉर प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन एंड नॉट फॉर द ज्वेलरी। सो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में पीएमएलए का पूरा करता हूँ। इट इज़ फॉर द ओनली प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन, नॉट फॉर द ज्वेलरी। आपकी तो सब बात हमको वैसे ही राइट ले रखती है, आप हमारे कंसल्टेंट हैं। हाँ जी। FATF की जो गाइडलाइंस हैं जिसके वजह से ये आया है, मैंने अभी बात करते करते वो मंगाई। उसके अंदर क्लियरली लिखा है ज्वेलरी एंड प्रेशियस मेटल्स आल्सो इज देयर इन दिस। इसके अंदर जो DG ऑडिट जिसके अंदर पूरा इंडिया का ये PMLA देने को आगे लेके जाने का आया है, उसको मीटिंग हुई थी हमारी 10 डेज पहले दिल्ली में। उनको हमने बात की, हमने पूछा कि ये ज्वेलर्स के ऊपर है कि नहीं, क्योंकि सवाल हमारा भी यही था, पेपर की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नहीं है लागू। मैं क्लियरली बोलता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हम कोर्ट ऑफ लॉ में बोलते हैं। ऑफिसर अपने मुंह से बोलेगा वो अलग बात है। अभी जैसे सर ने बताया, हाँ जी, हर चीज दूसरे चीज से लेवरेज की जाती है। अब ये FATF का जो लेवरेज है इसके अंदर, उसके अंदर क्लियरली ज्वेलरी इन्वॉल्व है। और मैं आपके एक एक बार के पूरा कर देता हूँ। मैंने उनको पूछा कि 50,000 के ऊपर है, तो मैडम जो सामने बैठी थी सीमा अरोड़ा, मुंबई में रहती हैं, FATF ये जो PMLA का उसके हाथ में ही है पूरे इंडिया के ऊपर लगाना। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला 50,000 के ऊपर लागू कर गया तो इंडस्ट्री तो काम ही नहीं कर सकती। उन्होंने बोला आने वाले टाइम के अंदर अभी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये वीडियो भी चालू है, हमारी चीज़ यूज़ की जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि 2 लाख के ऊपर का हम प्रावधान की कोशिश करेंगे, जैसा इनकम टैक्स में वैसा। और दूसरा 10 लाख रुपया एक ही कस्टमर को कैश में अगर 1 महीने में डीलिंग की गई तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर करवाने के बाद बाकी डीलिंग की भी KYC आगे आने वाले टाइम में हम आपसे मांग सकते हैं। सर जी आपकी बात एक सही है, लेकिन मैं इसमें क्लियर करूंगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है हम उसको वैल्यू नहीं गिनते हैं। और हम क्यों रास्ता देवे और क्यों उनको सजेशन एक मिनट में आपको क्लियर करता हूं। सर्कुलर्स आर बाउंड टू द ऑफिसर, नॉट टू द पर्सन। Agree, totally. सर्कुलर आर बाउंड टू द ऑफिसर, नॉट टू द यू। आप सबको सर्कुलर बाउंड नहीं होते। लॉ आपके लिए बना है, जितना गवर्नमेंट ऑफिसर को बाउंड करता है उतना आपको बाउंड नहीं करता। आप इंटरप्रिटेशन करके लॉ को फाइट कर सकते हो। इसमें क्लियरली है, मैं ऑफिसरों को सरेंडर नहीं करता, मेरा सीधा सीधा व्यू है। अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा, सर्कुलर है तो आपको मानना पड़ेगा। मैं मानने के लिए तैयार उन्होंने नहीं हूं। प्रपोजल्स मांगे, हमने 15 प्रपोजल्स दिए हैं। आने वाले महीने के अंदर PMLA का लॉ का सर जी, नोटिफिकेशन बराबर आएगा। संयम भाई, मैं उसके इसमें अंदर नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये राइट बोला आपने। मैं आपको वही बोलता हूँ, नोटिफिकेशन इज क्लियरली सेड प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन। दूसरी चीज, अगर वो ज्वेलरी को लाते हैं तो इनकम टैक्स का जो 97 का सर्कुलर है उनका, मैरिड वुमेन का 500 ग्राम्स, अनमेरिड वुमेन का 250 ग्राम्स, वो वायोलेशन होता है। तो अगर वायोलेशन 2 एक्ट का होगा तो वो नहीं ला सकते। अगर आज की तारीख में आप 500 ग्राम का वैल्यूएशन गिनो तो इट इज़ मोर देन 10 लैक्स, तो ऑटोमेटिकली वो ज्वेलरी को नहीं ला सकते। आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हो, एसोसिएशन कैसे उसको लेके जाता है, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं क्लियरली बोलता हूँ, इसमें सीधा सीधा है। अगर आपने कहीं स्टैंड छोड़ा तो जैसे HCFD में आपके साथ हुआ है, सेम आपके साथ PMLA में होगा, सेम आपके साथ PMLA में मैं यही होगा। कहना चाहता हूँ, जिससे परसों मेरी और जब राजेश ठक्कर सर से बात हुई थी और सनी भाई एडवोकेट सनी सर से बात हुई थी, तो हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा जो कानून आया नहीं उसकी चर्चा करने तुम लग गए। 2012 के अंदर जब आया था, 17 में आया था, 2 बार पहले भी आ चुका है। हमने प्रेजेंटेशन दी थी 2017 की मीटिंग में, मैं भी था, JK बैंक्वेट हॉल्स में हुई थी मीटिंग PMLA के अंदर, और जो CBIC चेयरमैन है उस टाइम अभी जो है वो भी वो मीटिंग में था। उस टाइम पे हमने इससे मीटिंग करके आगे किया। अभी भी जो मेल आई है DG की उधर से, उसने बोला है इमीडिएटली इंडस्ट्री को बताओ। हमको आई थी, NGGCI प्रमोद जी की आई थी काउंसिल को, GJPC को, 3-4 काउंसिल को मीटिंग के लिए आया था। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आपके थ्रू ये मेल इंडस्ट्री के जितने लोग हैं उनको भेज दो, चर्चा शुरू करो। हम जब वहाँ गए, उन्होंने बोला ये FATF गाइडलाइंस है जो इंडिया ग्रे लिस्ट में नहीं आए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुकी है।
उसका रुपया 200 रुपया हो गया, हमको सिर्फ नॉर्मली इसको करना है। इसको हमारे पास 60 ऑफिसर्स हैं इंडिया के अंदर, हमको पूरे इंडिया के ऊपर इसको लागू करना नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से अपनी फाइल बना के इंटरनेशनल भेजनी है। जो HUID है, GST, इनकम टैक्स है, हम कोई नहीं है, ये MHA के अंदर आता है। जो PMLA है वो फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। हमको सिर्फ टेररिज्म मनी से लेना देना है, कोई भी टेररिस्ट का मनी इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आए, और वो आए आप कंप्लेन करो, उसी के ऊपर हम प्रावधान लेंगे। आपने अगर कोई चोरी कर ली या कुछ हो गया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका लुकआउट ही नहीं है। एक मिनट, संयम भाई आपने अभी बोला, आपको ऑफिसर ने बोला, मुझे बताओ ज्वेलरी से कोई भी टेररिज्म का पेमेंट हो सकता है क्या? आज 20-25% कौन अपना पैसा तोड़ेगा? सीधा सीधा बात है। तो कोई भी पेमेंट होगा, क्योंकि मैं भी उन लोग के साथ डिस्कशन में रहता हूं, उन्होंने भी माना है कि प्रेशियस मेटल और प्रेशियस स्टोन इज द नाउ पेमेंट फॉर टेररिज्म एंड नारकोटिक्स। ये दो जगह पे ये यूटिलाइज हो रहा है, और स्पेशली अभी पंजाब में हो रहा है। उनको ये भी पूरी टेस्ट आउट हुई है कि ये चीज का पंजाब में लेगा, बुलियन बेचेगा, तो 1 टके में very 20 टका ज्वेलरी में क्यों पैसा बर्बाद करेगा? नहीं, मेरा यही पॉइंट है, अगर आप लोग ये टाइम पे नहीं उठे तो उन लोग जैसे HUID में आपको पूरी चेन में लेके आए, यहाँ पे भी आपको ज्वेलरी में लेके आएंगे। आप अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करो कि ज्वेलरी जो है ही नहीं नोटिफिकेशन में, वो आए ही नहीं। मेरा यही सिंपल आप लोग को है कि आप लोग की आवाज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वेरी स्ट्रांग जानी चाहिए कि भाई हम लोग को अगर लाए तो हम लोग पूरे आपको वहाँ से उतार देंगे। आप वो तैयारी के साथ चलिए। टोटली अग्री। लेकिन जब उन लोग ने ये लाए हैं, US के अंदर जो 2001 में अटैक हुआ था, उसके अंदर ज्वेलरी यूज़ की गई थी उसके हिसाब से, इस वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो लाना चाह रहे हैं। 2012-17 में भी और ये बार भी उन्होंने बोला है पेपर के ऊपर हमको फॉर्मेलिटी करके मई के अंदर इसको आगे देना है। वी विल डू इट अकॉर्डिंगली। बस मेरा यही कहना है, प्रेजेंटेशन दीजिए। हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड में कहीं नहीं झुकती है, मैं ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि हमने वो भी देखा है, दुबई ट्रीटी हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी हुआ, और यूरोप ट्रीटी कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं झुकती है। आपकी आवाज़ MSME के लेवल पे पहुँचेगी तो वहाँ पे 100% ज्वेलरी नहीं आएगी। ये इलेक्शन ईयर है, आप कैसे उसको एनकेश करते हो आपके हाथ में है। एनकेश करना आप लोग को आना चाहिए। हम लीगल वाले हैं, हम आपको ड्राफ्ट करके दे सकते हैं। आवाज़ उठाना आपका काम है, आवाज़ उठाना आपका काम है। सुभाष जी, आप अगर राजेश भाई से ड्राफ्ट करके मुझे दे दे मंडे तक। सर मैं तो एक बात इसी में यहाँ तो क्लियर कर दूं सारी फोरम को, 650 लोग बैठे हैं, कि इसके बाद अब जो जिसको GJC, GJPC, IBJA, जो भी फोरम हो, सब है तो हमारी, और सब है हमारे भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि एसोसिएशन, मैं तो सबको ये कहता हूँ, एसोसिएशन किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, आप हमारी मेंबर हो, हम आपके ही मेंबर हैं। तो आज के बाद ये पक्का है, जो लॉ आएगा हमारी लीगल टीम वर्कआउट करेगी। और लोग मिलते किधर हैं? लोग मिलते किधर हैं आप आगे आने वाले? सर ये तो कमी है ना, ये कमी है, दूर करें। सुनो, एक बात बताओ, सुनो 650 लोग ज्वेलरी बाजार में जमा करके दिखाओ। सुनो 650 लोग ज्वेलरी बाजार में जमा करके दिखाओ। कारीगर मीटिंग हमारी भी हुई, सबकी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो बात पे नहीं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तकलीफ है आज, तकलीफ अभी सुनने वाले हैं, वो सुनने वाले क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम आप जो बोलोगे वही करेंगे। सुभाष जी, रास्ता निकालो बस। सुभाष जी, हम तो चाहते हैं आप चलो साथ में, या 23 लोग है चलो। जब भी 650 लोग ज्वेलरी बाजार में हम एकत्रित हैं, लेटर लिखो ठीक है, लेकिन आज भी जब हम बोलते हैं साथ में चलो या ये बात करो, कोई नहीं आता। तो आप आ रहे हो तो आप बोल रहे हो कि हम नहीं आ रहे, अच्छे हैं, हमको अच्छा है कि कोई ना कोई आए साथ में, कोई ना कोई हाथ में ले। अरे ए ज्वेलरी बाजार की कहानी बताता हूँ मैं आपको। अगर धनजीत सीट की बाइक की प्रॉब्लम है ना, तो चंपा गली वाला बोलता वो देखे ना, मेरा क्या लेना देना। ये अपना ज्वेलरी बाजार की हालत है। वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर, अगर जिनके भी क्वेश्चन आंसर्स है, मैं एक एक करके हाथ ऊपर स्टार्ट करूं। होगी। क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद एक एक क्वेश्चन का एक एक लीगल टीम जवाब देगी। अगर उसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछे। संयम भाई भी यहाँ बैठे हैं, दागिना वजह से राजू भाई भी बैठे हैं, जेवाइफ से महेंद्र जी, भावेश भाई, दीपक भाई भी बैठे हैं। अगर आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसका सवाल, ये क्वेश्चन वापस डिपार्टमेंट में सरकार को पुटअप किए जाएंगे मिनट्स, एसोसिएशन की मिनट्स के साथ। राजेश जी, जैसा कि आपने बताया PMLA के बारे में कि ये PMLA कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, जो कानून आया है उसके जो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, बराबर है। ये बहुत ही ज्ञानपूर्ण बात है, बराबर है। ये बात मतलब शॉकिंग है, एकदम शॉकिंग है कि हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे ऊपर लागू ही नहीं है। सर जी ये क्लियर है, मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है। इंटरप्रिटेशन ये मेरे लॉ मेरे नहीं है, कस्टम और नोटिफिकेशन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाले हैं
वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमारा ये है कि हमारे ज्ञानवान लोग जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ज्ञानवान हमारे जीजेसी से हो, जीजेईपीसी से हो, इब्जा से हो या नेशनल बॉडीज़ के जो लोग हैं, वो इतनी जो एकदम मूलभूत बात है, जो रूट की बात है, वो रूट की बात को समझ करके वो इंटरप्रेट कर करके उनके साथ में कौन उनको जो ज्ञान दे रहे हैं और उस बात को क्यों नहीं वो प्रॉपर समझ करके इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं बता पाए हैं, उसके बारे में मेरे को अभी बहुत बड़ी मंशा हो गई है। तो मुझे चलो जो हो गया वो हो गया, अब इस डैमेज को फुलफिल कैसे करना है उसके बारे में आप कुछ बताइए कि हाउ टू, ये जो डैमेज हो गया है, भले हमारे लोगों ने ईगो में आकर के एक दूसरे के साथ में बातें नहीं की, लॉ को समझने की कोशिश नहीं की, अपना पक्ष जो है, अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो व्यू है, एक समझदार आदमी अपने व्यू से बात करता है, तो वो जो होता है वो नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये गलती मेरी भी है क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री का मेंबर हूँ, मैं जीजीसी का मेंबर हूँ, मैं जीजेईपीसी का मेंबर हूँ, मैं इब्जा का मेंबर हूँ, जो भी मेजर बॉडी है सबका मेंबर हूँ, लेकिन हमने भी कभी ये ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इस डैमेज को कैसे फुलफिल करें उसके बारे में कुछ। महेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, संयम भी इस बात को 100% मानेंगे, सिर्फ ईगो के कारण HYD को इतना कंप्लाइंस किया गया। मैं एक चीज़ बोलता हूँ महेंद्र भाई, संयम भाई भी मेरे ही क्लाइंट है, उनके केसेस भी मैं देखता हूँ, आप लोग के भी देखता हूँ। अभी एक सीधा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वो लॉयर्स की टीम होती है। जब लॉ डिजाइन हुआ आपके पास प्रॉपर लॉयर्स की टीम होगी, जैसे सनी भाई जैसे हैं, ललित भाई हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि वैसे अगर जैसे हितेश भाई ने यहाँ टीम खड़ी की है, वो वर्ड टू वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं और एक लॉ को नहीं देखते, दूसरे 4 लॉ को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तब जाके आपको ओपिनियन दिया जाता है। आज मैं एसोसिएशन की एक लीगल टीम, पूरी 16 लीगल टीम एक पॉइंट पे वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ती है। राजेश भाई ने बोला ऐसा नहीं है, सनी में भी क्रॉस करते हैं, ललित में भी क्रॉस करते हैं, सब मिलके इसको एक पावर बनाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है एक के बोलने से ये चीज हो गई। एक मिनट, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन रेज किया कि हम उस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं जो आने वाला नहीं है, ये एक्चुअली में ना प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो चीज़ आने वाला नहीं है वो जल्दी आएगा, और आने से पहले आप रेडी हो ना, हम उसको लॉ में कंडीशन प्रेसिडेंट बोलते हैं। महेंद्र जी, और हम सब लीगल टीम ने ये भी डिसाइड किया है कि हम एक पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। उस रिप्रेजेंटेशन में जो प्रोबेबल सॉल्यूशन है, अब लॉ को पूरा हटाना या फिर हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस रखना कि वो लोग कंप्लाई कर पाए कि नहीं पाए, यहाँ मेन पोर्शन है कंप्लाइंस का, कौन कितना कंप्लाइंस कर पाता है। एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कंज्यूमर फोरम्स हमारे यहाँ बने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हैं, स्टेट लेवल पे बने हैं, नेशनल लेवल पे बने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन से कितने अमाउंट तक कोई जाएगा, स्टेट लेवल में कितने अमाउंट तक कोई जाएगा, नेशनल लेवल पे कितने अमाउंट तक कोई जाएगा, ये कंप्लाइंस का पार्ट है। तो अभी जैसा ठक्कर जी ने बोला कि आप लोग PMLA के एम्बिट में नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं आज के नोटिफिकेशन के हिसाब से, या तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट करे और उसके अंदर ज्वेलर्स इंक्लूड करे, अगर नहीं है तो फिर इसी के हिसाब से प्रीशियस मेटल में आप लोग ज्वेलर्स लोग जो भी हैं वो इस एम्बिट के अंदर नहीं आते हैं। नहीं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, भले जीजेसी कर रहा है या जीजेईपीसी कर रहा है या इब्जा कर रहा है, जो कोशिशें कर रहे हैं वो जाकर के एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई आपने ज्वेलरी नहीं लिखा है, आपके लॉ बनाने में डेफिशिएंसी है, आप मेटल के साथ में ज्वेलरी भी लिखो। इसका मतलब तो ये हो गया। सर महेंद्र भाई, मैंने आपको बैठे बैठे व्हाट्सएप कर दिया है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो लॉ बना है FATF के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे हमारी ये मीटिंग अभी हुई है जूम के ऊपर, 150 ज्वेलर्स की ऐसी मीटिंग हुई थी जिनके अंदर लॉयर्स बैठे थे और लॉयर्स ने बैठ के बोला कि प्रेशियस मेटल और गोल्ड के ऊपर नहीं लगता है। हमारे साथ जब रोहन शाह जो मिनिस्ट्री के लॉयर हमारे साथ बैठे थे, जब भाविन भाई बैठे थे, उन्होंने यही सब जो पेपर में भी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप अभी कर देता हूँ बैठे बैठे, कि ये कि आप इसके प्रावधान समझो, अगर नहीं आती है तो सिंपल है, नहीं लगी ओके, नहीं लगी, जब आएगी देखेंगे, आपके यहाँ जब तकलीफ आएगी तब देखेंगे, जब आपके यहाँ कोई आ गया तब देखेंगे। तो संयम भी जो चीज आई नहीं उसकी बात ही क्यों करनी? सर 100% आ गई है, मेरे पास DG के लेटर है, अभी दिखा दूंगा। सर गैजेट कॉपी को सर आपको सीधी बात है, अगर आप बोलो नहीं आई है, मैं क्यों बोलूंगा कि अब आ गई है, मैं नहीं आई है ओके, उसके लिए रेडी मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठो। अब क्या करना है, अब क्या करना है? मैं सुभाष जी आंखें बंद रख के बैठना है और नहीं है बोलना है, और मुझे बोलो कि मैं प्रूफ करूं आ गई है, मैं क्यों करूं भाई? आज मेरे को जो मेल आ गई है हमारे पास जो आई है ज्वेलर्स के लिए, आज आई है, जिसने लॉ लिखा है उसके थ्रू आई है। अगर आप बोलोगे नहीं लगा है, हम रेडी नहीं है, हमारे पे है ही नहीं, हम बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
तो मैं थोड़ा ना बोलूँगा ठीक है नहीं है, मैं क्या करूँ फिर? अभी जो आई है वो मैंने आपको बोल दिया है, मेल की है मैंने, ये रिकॉर्डिंग में बोल दिया है। आप बोलो नहीं आई राज भाई, 100% मैं रेडी हूँ, नहीं आई है। हमारे पास जो लेटर आई मैं आपको कॉपी उसको 100% आपके लेटर की जो आपको कॉपी ऑफिशियली ZPW को लेटर भेजूंगा मैं। नहीं, मेरे पास आई है ना आपकी कॉपी, जीजेसी को जो कॉपी है आशीष जी बेटे के नाम से ना, वो कॉपी है मेरे पास। ठीक है, वो है कॉपी, मैंने पढ़ी, उसमें मेमोरेंडम नहीं है, इट इज नॉट अ गैजेट कॉपी। इट इज नॉट अ गैजेट कॉपी। द FATF जो भी इन्होंने बताया रोशन, वो आशीष जी बेटे वाली रूल्स है, मैं ये चाहता हूँ ये रूल्स, राजेश भाई शायद मैं गलत हूँ, मेरे को जो लग रहा है मैं सही हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप की है उसको इंटरप्रिटेशन किया जाए बस। तो इन द फेवर ऑफ द इंडस्ट्री, इन द फेवर ऑफ द इंडस्ट्री, संयम भाई या जो भी यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ जो डैमेज हो गया उसको छोड़ो, अब क्या करना है, सी वेयर वी आर स्टैंडिंग, यहाँ से कैसे चलना है, इसके बारे में हम मिल करके चले, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर चले। जिसको इसके बारे में ज्यादा बेटर नॉलेज है या जिसके तरफ से इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव का नॉलेज आता है, जिसके पास से अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का नॉलेज आता है, उनको साथ में लेके चले। तो संजय भाई मेरा एक गुजारिश है कि यहाँ पर अपने इतने ज्ञानवान लोग बैठे व्हाट्सएप किया है, उनको चले गए। हाँ, आप काइंडली उसको राजेश भाई को भेजें और उसका इंटरप्रिटेशन हमको मिले तो और अच्छा इजीनेस आएगी। तो 100% मैं इसका इंटरप्रिटेशन दूंगा और इसी मीटिंग के मिनट्स के साथ ही दूंगा, जो हम खुद पुटअप करेंगे और आपको सबको, भले देखो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इब्जा जी है तो इसको एक साथ लेके ही चलते बेटर है। बस सुभाष भाई इसमें ना अपने को सबको एक सुर में बात करनी पड़ेगी। एक सुर में बात ही तो नहीं होती है, वो करना जरूरी है। देखो आज हम मिले इसके लिए है कि आपने जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टच किया, उसके ऊपर यहाँ पर जो ज्ञानवान लोग हैं उन्होंने रोशनी डाली कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पर तो ये अपने को नहीं लगता, अगर लॉ का इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है तो हम उसका एडवांटेज लें, ठीक है, या एडवांटेज ले या वो नहीं लगाना चाहते, वॉट एवर इट इज। तो उसी को लेकर के आज अपने को एक डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा जीजेसी के साथ, इब्जा के साथ, या जीजे कुछ भी करें, क्योंकि आखिर वो अपने मदर फादर है। मतलब एक बात तो इट सुभाष जी, वी आर टुगेदर इन दिस, हम इसके साथ हैं, मगर यहाँ आंखें बंद करके बैठना कि आ गई अभी आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, काई नहीं हमारे पे, ऐसा नहीं, हम साथ में इंटरप्रेट करेंगे। अभी एक और बात है, 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी डीजी इसके ऊपर है, इसके ऊपर उन्होंने सजेशन दिया, क्या आप सारी एसोसिएशंस जो आपके मेंबर्स हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? हम मेंबर्स को बाहर निकाल देते हैं, एसोसिएशन को आगे ले आते हैं। अगर उसके मेंबर ने किया तो एसोसिएशन के जो चेयरमैन है हमारे साथ बैठे हुए, हम लोग भी जो बैठे हुए हैं, उनको जवाबदार देना पड़ेगा, कोई ना कोई को रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनाना पड़ेगा और आगे उनको यूएस में जहाँ रिपोर्ट देनी है या उधर देना है। तो मेरे इसके ऊपर क्वेश्चन है, अगर आप रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग हैं, और मैं 100% कहता हूँ और आपको भी न्योता देता हूँ, अब साथ में चलो। मुझे जरूरी नहीं है, ये ऐसा केस है, सुनो महेंद्र भाई, ये ऐसा केस है PMLA का कि जितनी भी नमस्ते अश्विनी जी, आपने बोला कि ये लॉ BIS एक्ट में हार्मोनियस वर्ड है, और सनी भाई ने बोला सॉरी, और अश्विनी जी ने बोला कि ये वन साइडेड लॉ नहीं है और कोई हॉलमार्किंग सेंटर वालों ने नहीं बनाया है। ये 2 चीज़ पे मैं अभी आगे बोलता हूँ। आपका लॉ में कोई आर्टिकल बताता है कि अगर HUID का सीक्वेंस हॉलमार्किंग सेंटर का और वो जो है वो सीक्वेंस आगे पीछे होता है तो जो सेल करता है वो लायबल है, राइट? ये लगाता कौन है? क्या कह रहे हैं? ये पुटअप कौन करता है? हु पुट्स इट? इंस्क्राइब कौन करता है? हॉलमार्किंग सेंटर करता है, बिल्कुल, बट उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ऐसा कब कहा मैंने? नहीं है, नहीं, बट लायबल तो सेलर है ना, सेलर वर्ड लॉ के अंदर सेलर बताया, लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। ठीक है, सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग सब कुछ सब सेलर पे या जो आप ये बताइए 23 साल हो गए हॉलमार्किंग को आए देश में, कितने लाइसेंस ज्वेलर्स के कैंसिल हुए? कैंसलेशन नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप कितने केस बता सकते हैं? और मैं आपको बताता हूं कम से कम 400 सेंटर डी रिकॉग्नाइज हुए इन सब लॉस के कारण। मैंने केवल आपको वो पार्ट बताया है जो ज्वेलर्स को लग रहा है। yes. अभी इसी को आगे ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है लॉ में, हार्मोनियस नहीं है। तो एज इट इज बैठ के सब स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री का इसमें हित या फिर उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे ये नहीं की गई है, एड्रेस नहीं की गई है। नहीं, एडवाइस ली नहीं गई ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आता है तो वो पब्लिक डोमेन में होता है। पैनल बना उसमें हमारे तो स्टेक होल्डर ही नहीं थे। गवर्नमेंट किसी को इनवाइट नहीं करती है, पब्लिक डोमेन में ही होता है, वो होता है, सही है, बट जो अभी माहौल में जो चीज जो थे पैनल पे
उनका भी अगर आप देखें तो उसमें मैन्युफैक्चरर्स थे ही कोई पैनल नहीं थी इसकी, नहीं। अरे जो एडवाइजरी बोर्ड था या जो भी कोई बना- एडवाइजरी बोर्ड। आप एक्ट की बात कर रहे हैं नहीं, ना? नहीं नहीं एक्ट नहीं, जब भी ये लाया तभी जो इसमें HUID की बात कर रहे हैं, यस यस कंपलसरी की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, कंपलसरी के समय पे मिनिस्ट्री ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की गठन किया था और उसके अंदर सभी स्टेक होल्डर्स थे। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सुभाष जी, हाँ, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट। हाँ बोलिए राज। HUID में जैसे कहा गया है कि टोटल स्टॉक HUID होना चाहिए, रिटेल ज्वेलर्स फॉर सेल है, ओके। होलसेलर्स के पास क्या होता है, उनके पास क्या होना चाहिए? क्यों होलसेलर के पास आज माल आएगा, 2 दिन बाद जाएगा, 3 दिन बाद जाएगा, हाँ, तो होलसेलर के पास स्टॉक रहता है जो HUID अभी हुआ नहीं है। फैक्ट्री से माल आया है, सप्लायर से माल आया है, हाँ, तो उसके लिए क्या होना चाहिए वो, या फिर एट द पॉइंट ऑफ सेल उसी टाइम पे होना चाहिए या कैसे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल जो है ना, तब HUID होना चाहिए। अब समझिए कि कोई होलसेलर है, उसके पास माल आया है, अभी कारीगर लेकर आया, 3 दिन पहले लेकर आया है, उसके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसने उसको सेल किया नहीं है, सेल करेगा तब करवाना है। लेकिन यहाँ पर लॉ के अंदर जो एग्जिबिट फॉर सेल है उसमें भी हॉलमार्क करवाना कंपलसरी है। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये मेरा कारीगर मुझे आज देकर गया है, कल देकर गया या परसों देकर गया है, तो BIS उसमें लीनियंट रहती है। उसके अंदर वो ऐसा नहीं करती कि आपने क्यों नहीं करवाया है, ऐसा नहीं करती है। हेलो, लॉ के अंदर तो आप एग्जिबिट भी नहीं कर सकते, आपको करवाना ही है। मैं हाँ जी, ठीक है, समझ गए। इसका मैंने एक्चुअली दीपक भाई। एक मिनट, आपने जो कहा ना, इसका देखिए, जैसे मैंने कहा था, कोई भी कानून हो, ये BIS छोड़ दीजिए, कोई भी कानून हो, अगर आपके पास एक छोटा सा लेटर जो होता है ना, कानून उसको कॉन्ट्रैक्ट मानता है, बराबर है। मान 3 दिन बाद आने वाला है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और अगर वो थोड़ा IT रखता है, आप उनको ईमेल भेज सकते हैं कि आपका ये माल आने वाला था, कब आने वाला है, वो रिप्लाई कर देता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसी बीच में अगर कोई महान आत्मा आ जाता है आपके यहाँ पे सर्च और सीजर करने, आप उनको ये खत भरा लेटर दिखा सकते हैं, बिकॉज अब हाँ, ये भी पॉसिबल है वो ये बोले कि BIS में कहाँ लिखा है, बराबर है, बट BIS में लिखा है ये, अगर आप उसको पढ़ोगे लिखा है। सो मुद्दा ऐसा है कि आप जो भी करते हो सके तो, वैसे तो समय पहले आ चुका है, अभी भी है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करो, बिकॉज अगर आप ये पूरा कानून पढ़ोगे तो उनको आपसे एक ही चीज़ चाहिए, डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग लाइक GPS, वो आप कर टच नहीं करेगा लीगली। अभी मैं इसमें सबके सवाल जवाब स्टार्ट करता हूँ, जिसके भी कोई सवाल है वो स्टार्ट करें। ठक्कर जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ऑफ सेल पे अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे नाम का HUID करा के दे दो, उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटल नहीं दिया है, लेबर नहीं दिया है, तो वो हम कर सकते हैं? लॉ के हिसाब से आप नहीं कर सकते। तो उससे अगर उस इंसिस्ट कर रहा है, बड़ा क्लाइंट है, तो क्या प्रूफ मांगना चाहिए, क्या पेपर मांगना चाहिए? लॉ में आपको कोई परमिशन नहीं है, आप अपनी रिस्क कवर करने के लिए जो करना चाहते हैं अपने रिस्क पे करिए, लॉ में प्रोविजन नहीं है। और सेमी फिनिश और सेमी प्रोसेस हम लिख के बिल दे सकते हैं? सेमी फिनिश वर्ड ही नहीं है अंदर। आपका अगर कोई प्रोडक्ट है जो अभी फिनिश नहीं हुआ है, मतलब प्रोसेस में कंप्लीट है, तो उसके लिए हॉलमार्किंग नहीं है। आप अगर उसके एग्जाम्पशन में देखोगे तो अगर कोई प्रोडक्ट नॉट फॉर कंज्यूमर है, मतलब कंज्यूमर वो ले नहीं सकता, अपने पहन नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकता, वो प्रोडक्ट आपका हॉलमार्किंग से बाहर है। नहीं, जैसे कि नेकलेस है तो नेकलेस में बैक चेन नहीं लगा है, समझ लो कि पेंडेंट है उसमें मोती का लटकन लगाना बाकी है, बन के आ गया है। अच्छा, वो कस्टमर के लिए वेट भी करता है कि भाई कस्टमर का फ़ोन पे एक बार कंफर्मेशन आता है कि भाई मेरे को इसके अंदर ये ऐसे ऐसे चेंजेस चाहिए, उसके हिसाब से आप माल रेडी करके भेजो। अगर मैं पहले से HUID करवा लूँगा तो उसमें वो चेंजेस करने के बाद वापस HUID करवाऊँगा। सर जी, ये सारा आपका प्रेजेंटेशन में जाएगा। अगर मैं ये हर चीज़ आपको रिप्लाई करूँगा ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा जो नहीं खुलना चाहिए। मैं वेरी क्लियरली आपको बोलता हूँ। तो आप लोग को ये प्रेजेंटेशन में देना है कि ये हमारे प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम बताने हैं, एसोसिएशन को ये प्रॉब्लम बताओगे तो HUID में ये आप कंज्यूमर अफेयर्स में रेस कर पाओगे कि ये हमारी तकलीफ है। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो वापस प्रॉब्लम चालू हो जाएगी।
हेलो, मेरा एक HUID पे क्वेश्चन है. व्हाट डज इंटेंशन टू सेल मीन्स? जैसे मेरे पास कुछ स्टॉक है और आप कह रहे हो इंटेंशन टू सेल होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है? हाउ डज इट गेट प्रूव्ड दैट आई एम इंटेंडिंग टू सेल और आई एम जस्ट टॉकिंग? मैं अभी इसका लॉ के हिसाब से प्लीज थोड़ा शांत रहिए, जब आधा घंटे में मैं इंटेंट टू सेल मतलब मैं कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ. मैं बेचने के लिए क्या करूँगा? मेरे डिस्प्ले में लगाऊंगा, मेरे काउंटर में रखूँगा, या तो मैं सैंपल लेके बाहर जाता हूँ, या तो मैंने बेचने के लिए उसको इंटेंशन में रखा है. ये हमें प्रूव करना है और उनको मानना है. इंटेंट टू सेल मतलब आपको ये चीज़ दिखानी है कि मैंने बेचने के लिए रखा था, तो HUID करना कंपलसरी है. आप प्रूव नहीं कर पाए कि ये मैंने बेचने के लिए नहीं रखा था, उसने प्रूव कर दिया, देन यू आर लायबल. तो इंटेंट टू सेल मतलब मैं कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, वो अगर है तो HUID इज कंपलसरी. सर जो माल तिजोरी में पड़ा है वो भी इंटेंट टू सेल तो नहीं होता है? हाँ जी, जो माल तिजोरी में पड़ा है वो तो इंटेंट टू सेल नहीं होता है. आपको प्रूव करना है कि मैंने तिजोरी में रखा है, अभी मेरा सेल के लिए नहीं आया. सर जी मैं वही बोल रहा हूँ ना, तिजोरी ये स्टोरेज हो गया, इट इज अ स्टोरेज. इंटेंशन टू सेल मतलब जो डिस्प्ले में होना चाहिए कुछ. मेन देखिए रीजन डिस्प्ले का है, क्योंकि ये कंज्यूमर आइटम है. नहीं, वर्ड है क्या डिस्प्ले में होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. इंटेंट टू सेल है, वहां पे आपको HUID होना चाहिए. व्हेन इंटेंट टू सेल इज कम, HUID इज कंपलसरी. एग्जिबिट. हेलो, मैं इसका आंसर आपको सपोज दे दूं. एक लास्ट एक आई ऐड वन क्वेश्चन टू दिस. इसी का ही आंसर दे. अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सब सैंपल, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई जस्ट वर्क ऑन ऑर्डर. एक मिनट शांत रहो या प्लीज. मेरा जितना भी स्टॉक है सब सैंपल है. आई डोंट वांट टू सेल एनीथिंग. ये आएंगे लेने को तो मैं इनको बना के दे दूंगा. फेयर इनफ. तो डेफिनेटली वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. आप शॉप में नहीं आओ. सी लॉ, मैं आपको एग्जांपल, आवाज कट रही है. जैसे कि आपने एक वर्ड यूज़ किया इंटेंट टू सेल. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे लॉ चेंज होता है. आपने अपना ज़मीन किसी को बेचना चाहा, उसको कानून बोलता है इंटेंशन टू ऑफर, बट वो कानून बोलता है कि ये ऑफर नहीं है, इसकी इच्छा थी. बट ये कानून बोलता है कि आपकी इच्छा भी हुई ना, मैं पकड़ लूँगा. बराबर है. अब रही बात कि आपकी इच्छा कहाँ तक होनी चाहिए. आपका मेन कंसर्न ऐसे ही है कि मैं मान लीजिए 100 पीसेस है, 40 यहाँ पे दिखा दिया, 40 को मैंने स्टोरेज जैसे वर्ड दे दिया. राइट. लॉ में स्टोरेज का एक अलग मीनिंग है. अगर आप लॉ पढ़ते हो तो हम उसको स्टॉक पकड़ते हैं. बिजनेस में स्टोरेज की जगह स्टॉक होता है. राइट. तो अब मान लीजिए आप बोलते हो कि मैंने सिर्फ 40 रखा है और मैंने बैक साइड पीछे 50 मटेरियल रखा है. आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ये पूछना है कि इंटेंट ऑफ सेल कैसे होता है. अभी इसको आप थोड़ा पीछे जाइए कानून में. आपने गुमास्ता लाइसेंस ले लिया, आपकी एक इच्छा हो गई आपको धंधा करना है. आपने बैंक अकाउंट खोला, करंट अकाउंट, आपकी इच्छा हो गई बिजनेस करना है. फिर आपने ट्रेडमार्क कराया. ट्रेडमार्क जब आप कराते हो ना, 1 से लेके 34 क्लास आप बीच में आते हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है. बट अगर आप ट्रेडर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, तो आप क्लास 35 में जाते हो. आपकी इच्छा जाहिर हो गई. जब ये 3 जगह आपकी इच्छा जाहिर हो गई तो आप इच्छा को छुपाओगे इधर. आपने पकड़ लिया उसको. अब आप सोचिए, आपने सभी माल को डाल दिया, आपने एक गोडान बना दिया, उसको आपने शॉप नहीं बताया. आपने बोला भाई मेरा गोदान है, जो भी आता है मैं माल दे के दे देता हूँ. फिर वो आपको बोलेगा ठीक है भाई आप तो जॉब बक वाले हो. इच्छा पकड़ के रखा है गवर्नमेंट ने, बस हमें उसको धीरे धीरे वर्कआउट करना है. अब इस इच्छा को ना आप अगर एक थोरोली डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो वर्कआउट होता है. एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए आपके पास माल है, 5-6 नेकलेस है, आपने किसी सेल्समैन को दिया, बोला भाई तू बेच के आ मार्केट में. बराबर है. अब ये इशू होता है कि आपने उसको बेचा या नहीं बेचा. कानून बोलेगा पॉइंट ऑफ सेल है, आपने तो बेच दिया. वो बोलेगा भाई मैं तो सिर्फ सेल्समैन हूँ. अच्छा, आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया ही नहीं, आप उसको सैलरी भी नहीं दे रहे हो, सब कैश में पे करते हो, आप कैसे प्रूव करोगे. बराबर है. अब आपने अगर उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया होता, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. बट आप नहीं देते हो तो पॉइंट ऑफ सेल हो गया. एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे ही टिका है. सिर्फ आपके वर्डिंग्स को ही वो चेंज करता है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, हमारे यहाँ पर हम लोग क्या पहले सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा. बीच में भी क्या हो रहा था, एक एलोए का इंपोर्ट स्टार्ट किया था, तो बहुत से लोगों ने क्या किया,
90% प्लेटिनम कोई दूसरे मेटल का एलॉय करके इंपोर्ट कर दिया। अभी जैसे मैं गोल्ड की चेन बेचता हूँ तो उसमें सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है, तो कैन आई से आई एम सेलिंग 2% ऑफ कॉपर चेन विथ एलॉय ऑफ 90% गोल्ड? देखो ये देखो हमारे पास कलाकारों की कमी सर जी ये ओपन प्लेटफॉर्म पे आंसर नहीं आएगा, इसके लिए आपको पर्सनली आना पड़ेगा तो इसका आंसर मिलेगा, बिकॉज इट इज कवर अंडर कस्टम एक्ट। मैं आपको इसका क्लेरिफिकेशन वहीं पे दे सकता हूँ। इसका अगर माल लेके ट्रैवल करते हैं, जैसे हम स्टॉक लेके ट्रैवल करते हैं, अगर अपने पास इंटेंट टू सेल जैसे आपने बोला है, अगर अपने पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, जैसे अपन उसमें अगर ट्रैवलिंग वाउचर में लिखते हैं नॉट फॉर सेल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, रिपेयर वर्क और नॉट इन टैक्स इनवॉइस विल बी डन आफ्टर HOID, तो ये अपन एक्सपोज कर सकते हैं क्या उसको, ये सब चीज़ बता सकते हैं? आपका स्टैंड नहीं बनेगा इसके लिए, इसके पीछे आप खाली HOID को देख रहे हैं, पीछे GST भी आपके पीछे लगता है। डिलीवरी चलन भी कुछ बनाते हैं अपन? सर जी देखो, आप सॉल्यूशन आप बीच में का रास्ता ढूंढने जा रहे हो। ये जो आज की मीटिंग थी वो लॉ के बीच में रास्ता ढूंढना नहीं है, लॉ में कहाँ गलती है उसको कैसे हम अमेंड कर सकते हैं उस बात के लिए विद इन स्टेट। यस, आप क्लियरली एक बात समझो, आप लोग वे आउट निकाल के अपना रास्ता देख रहे हो कि हमारा ये लॉ से निकले, लॉ आगे हमें लड़ना नहीं है। आप एक बार उसको क्लियर करने के चलो, उसके बिना आप सॉल्यूशन ढूंढते जाओगे, आपकी गाड़ी चलती जाएगी, डिपार्टमेंट वहाँ पे भी ब्लॉकेज लगाता जाएगा, जैसे उनको मालूम पड़ेगा वैसे ब्लॉकेज करेगा। जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर है नो, आप नहीं कर सकते ऐसा। आप इसको कितना ही गोल 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 घुमा लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, कायदा ये कहता है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, सबका एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, माल लेके घूम सकते तो अभी नहीं घूम सकते, डिलीवरी चलान, अप्रूवल वाउचर, ये सब पेपर बन के रह गए, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका माल HOID है तो आप घूम सकते हो। एक चीज़ है इसमें जो एग्जम्प्टेड है, जैसे कि आपका एक शोरूम यहाँ पर है, एक शोरूम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है या किसी और स्टेट में है, और उसका मैनेजमेंट एक ही है, पैन कार्ड भी एक ही है, तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं। हाँ, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, HOID के बिना भी कर सकते हैं, HOID के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल नहीं है, वो आपका ट्रांसफ़र है एक ही फर्म से आपकी दूसरी ब्रांच में। हाँ, मैं उसी चीज़ पे आता हूँ। BIS एक्ट आपको परमिशन देता है ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन आप जब GST में आते हो तब वो सेल गिना जाता है, तब आपको सेल इन्वॉइस करना पड़ता है, तो वहाँ पे वापस वो लॉ ब्रेक होता है। तो जब इसके अंदर मैंने इंटर ब्रांच में ट्रांसफ़र किया, मेरे टैक्स पोर्शन यहाँ से अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैंने कर्नाटक में ट्रांसफ़र किया तो मेरी GST ट्रांसफ़र होती है, मेरी GST अकाउंट ट्रांसफ़र होती है महाराष्ट्र से कर्नाटका में, तो वो लेवल पे वापस ये डिस्प्यूट में आता है। तो ये जो लॉज बनते हैं उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सारे पॉइंट्स हैं। सर विद इन स्टेट रहेगा तो लेके चलूंगा तो अलग है, HOID के साथ मेरा GST आता है, मेरा इनकम टैक्स आता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, मेरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, और आपकी इंडस्ट्री वापस कस्टम के अंदर कवर होती है, तो कस्टम एक भी आपको आता है। सर विद इन स्टेट रहेगा तो विद इन स्टेट, हेलो, विद इन स्टेट नो इश्यू, विद इन स्टेट की बात कर रहा हूँ, विद इन स्टेट में नो इश्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ कि आप वायोलेट कर लोगे GST एक्ट को, क्योंकि आप वहाँ पे GST में सेल बिल दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेंट सेल हो गया, तो आपको HOID करना ही है। और किसी का सर जी मैं वही बोलता हूँ कि अप्रूवल आया, इंटेंट टू सेल हो गया, आपके पास ये प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। तो विद इन स्टेट अपन HOID का माल लेके घूम सकते हैं, आप वो अपना रिस्क उठा सकते हो, रिस्क उठा सकते हो। सर जी मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर इंटरस्टेट करते हो तो आपका GST में वो सेल गिना जाता है। इसमें संयम भाई, जैसे मैंने संयम भाई को भी कहा, जो मिनट्स बनेगी उसमें हमारे 5 बड़े मुद्दे हैं। एंड सेल का मतलब जो ग्राहक को माल बेचा वो HOID होना चाहिए, कंज्यूमर एक्ट भी यही बोलता है। ये हम सबसे जोर से उठाएंगे और इस लेवल पे उठाएंगे कि भले अगर हमारे ऐप पे जो डिस्क्लोज हो रहा है आपने किससे माल बनाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी।
आप ये बहुत गलत, एथिक्स भी नहीं है ये धंधे का। तीसरा, जो 2000 में हॉलमार्क आया, हमने हाथ जोड़ के उसका स्वागत किया। जीएसटी आया, हमने हाथ जोड़ के स्वागत किया। HUID आया, उसका भी हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, पर कंप्लाइंसेस आप जो दोगे वो नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाने के लिए सक्षम है, अच्छा करती है और अच्छा भी करेगी, पर कानून तरीके से तो बने, कानून कानून के हिसाब से तो बने। जो कानून वैलिड नहीं है वो बनाओगे तो कोई। अच्छा, मैं एक होलसेलर हूँ, मैं माल लेता हूँ फैक्ट्री वाले से जो HUID करके देगा। हेलो, जो HUID करके देगा, मैं मेरे सेमी होलसेलर को देता हूँ, वो और किसी को देता है, लास्ट में रिटेल के पास जाता है। रिटेल को मालूम गिर जाता है HUID के थ्रू कि ये माल किसका है। अगर वो उसके पास डायरेक्ट चला जाता है तो बीच में जो चैनल है उसका लॉस होता है। वो टॉपिक आपका ले लिया मैंने। ये जो ऐप पे जो आ रहा है ना, वो हम उसके लिए हम 100% मिनट के जो पहले 10 जो पॉइंट्स होंगे ना, वो ये होंगे जो पॉसिबल नहीं, वो नहीं करने देंगे। वो कोशिश भी संयम भाई की भी यही कोशिश है, इब्जा भी इस पर बहुत कोशिश कर रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और कंज्यूमर एक्ट को हम अच्छे से पुटअप करेंगे कि जिसमें हमारी लीगल टीम की पहले भी बात हो चुकी है कि एंड सेल का मतलब क्या होता है, वो BIS को भी समझाएंगे, डिपार्टमेंट को भी समझाएंगे और विनती भी करेंगे। थैंक यू कमलेश भाई। नेक्स्ट यहाँ से एक और सवाल है। नमस्ते सर, ये जो कुंदन ज्वेलरी है या पोल की ज्वेलरी है, जो उसके ऊपर HUID का क्या प्रावधान है? जैसे कि उसके लिए भी कंपलसरी है? वो ज्वेलरी एग्जम्प्टेड है, उसमें HUID कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है जी, यदि आपके पास पुराना हॉलमार्क उसके ऊपर लगा हुआ है ओल्ड सिस्टम का, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन है। या तो आप उस पुराने हॉलमार्क को निकाल कर उसको बेचिए, और आप उसको या तो HUID में कन्वर्ट करवा कर बेचिए। नया माल आप HUID नहीं करवाएंगे चलेगा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, इसके अंदर आज नासिक से, पूना से, डोंबिवली से, कसारा से लोग आते हैं, इधर सिलेक्शन कर रहे हैं, होलसेलर बिल इशू कर रहा है और पोर्टल पे चढ़ा देता है कि आप डोंबिवली में जाके उधर आप हॉलमार्किंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देना, और सेल करके स्टॉक भी दे देते हैं। और डोंबिवली में क्लाइंट पोर्टल पे चढ़ाया हुआ माल है, डोंबिवली से हॉलमार्क करके डिलीवरी भी ले लेते हैं। तो इधर से जो डोंबिवली लेके जा रहे हैं उसके अंदर हमको प्रॉब्लम आ सकती है, या इधर से नासिक उस प्रोसीजर से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती? ट्रांजिट मुद्दा आप जो कह रहे हैं मैं ये समझ पा रहा हूँ। आपने अपने शोरूम से रिक्वेस्ट रेस किया हॉलमार्किंग के लिए, और फिर आप फिजिकली वो माल लेकर हॉलमार्किंग सेंटर में जा रहे हैं, और बीच में आपको किसी ने रोक लिया, तो क्या ये कहना चाह रहे हैं? यस यस। तो आप उसको वो दिखा सकते हैं कि पोर्टल के ऊपर ये माल मैंने दिया है, वो पूरा का पूरा मैच करवा सकते हैं। हॉलमार्किंग सेंटर के अंदर ले जाकर भी दिखा सकते हैं, अपने शॉप में भी दिखा सकते हैं, उसमें आपको कोई कंट्रावेंशन नहीं है। तो उसमें डिस्टेंस किलोमीटर्स का फिलहाल कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कश्मीर का माल कन्याकुमारी ले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन है श्रीपाल भाई का, जो मैं भाई बोल देता हूँ। एक मिनट जरा, यहाँ से सर 5 मिनट और। श्रीपाल भाई का क्वेश्चन है। संयम भाई, श्रीपाल भाई का क्वेश्चन है। संयम भाई, आपको एक क्वेश्चन है श्रीपाल भाई का? हाँ, श्रीपाल भाई का क्वेश्चन ये है कि एग्जीबिशन जो लगाते हैं, नहीं, इसका इन्होंने जो पूछा है आप सुन लीजिए, वहां पर डिस्प्ले में हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी चाहिए या नहीं, ये इनका सवाल है। आप सवाल सुन लीजिए खाली। एग्जीबिशन के डिस्प्ले में आपका माल HUID वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही सवाल है आपका। यस। आज अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एग्जीबिशन है, उसके अंदर आप नहीं करेंगे, मैंने ZCM के अंदर डाला था ये पेपर, आपको भी मैं भेजता हूँ अभी, ये मैंने काफ़ी लोगों को भेजा है। ये आप भी थे अश्विन भाई मीटिंग में। अगर एग्जीबिशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, उसके अंदर आप नहीं। अब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मतलब कि यहाँ के लोकल, आपने पुलिस स्टेशन में बोला हो, जो आपके पास लॉजिकल कंप्लायंसेज हों वो आपको ज़रूरी है। वो सब कंप्लायंसेज उसमें 6-7 हैं, CISF हुई, जो भी चीज़ें हुई वो ज़रूरी है। उसके बाद आप एग्जीबिशन के अंदर विदाउट HUID रख सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन है मेरे पास। जिसने GJS में पार्ट लास्ट टाइम लिया था उन सबको मैंने वो भेजा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। अश्विन जी, इस बात को आप बताइए। आप BIS की वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए और उसमें हॉलमार्किंग सेक्शन में जाइए। वहाँ पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑर्डर है, उसके अंदर 4 अमेंडमेंट है, उसमें से अमेंडमेंट 3 खोलना, उसके अंदर ये नोटिफिकेशन है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जैसा कि संयम जी ने बताया है,
आप HUID किए बिना का माल रख सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू। किसी और का कोई सवाल है यहाँ से? यस। लाइट वेट ज्वेलरी जो होती है जिसे टूसी कहते हैं, कोल्हापुर में प्रोडक्शन होता है, मटरमाला कहा जाता है, उस पे HUID होता नहीं है लेज़र से। आप अच्छे से जानते होंगे कि वो बॉल फट जाता है क्योंकि अंदर लाक होता है। तो वो टाइप की ज्वेलरी HUID से एग्जेम्प्टेड है? अश्विन भाई, आपने जो ज्वेलरी का नाम बोला वो मैं समझ नहीं पाया, कौन सी ज्वेलरी? लाख वाली, वैक्स माला। लाख भरी हुई, हाँ, वैक्स माला। लाख भरी हुई ज्वेलरी हॉलमार्क एग्जम्प्टेड नहीं है। उसके अंदर प्रोविजन ये कहता है, स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, कि अगर कोई हॉलो ज्वेलरी है, हॉलो के अंदर ही लाख भरा जाएगा, हॉलो ज्वेलरी है और उसके अंदर कोई भी फीलिंग है, जैसे लाख है, सीमेंट है, कुछ भी है, ऐसी ज्वेलरी है, उसको हॉलमार्क करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें प्रोविज़न ये है, ज्वेलर को उसका ग्रॉस वेट और नेट वेट दोनों डिक्लेयर करना पड़ेगा। हॉलमार्किंग सेंटर उसमें टेस्टिंग करके हॉलमार्क करेगा और साथ में नेट वेट उसको उसके ऊपर लेज़र से लिखना पड़ेगा, नेट वेट ऑफ गोल्ड। एग्जम्प्ट नहीं है वो। बट वो लेज़र से लिख ही नहीं सकता क्योंकि जब वो लेज़र उस पर करते हैं तो वो बॉल फट जाता है, वो तो ज्वेलरी डिस्ट्रॉय हो रही है। नहीं, हाँ। कोई भी ज्वेलरी पे लेज़र मार्किंग करना संभव है, फटता नहीं है। चाहे आप ये मेरे बाल जितनी पतली ज्वेलरी ले आइए, मैं उस पर लेज़र मार्किंग कर दूंगा, ऐसा नहीं है। शायद आपके वो बॉल का वजन 150 मिली होता है, राइट? एक बॉल का वजन 150 मिली होता है। कोल्हापुर वाली आइटम की बात कर रहे हो ना, लाख वाली, उस पर तो हो रही है हॉल मार्किंग। कोल्हापुर वाले खुद करके दे रहे हैं। वो 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम बोरमाला होती है वो। बोरमाला। नेक्स्ट पंकज भाई का सवाल है यहाँ से। सर, जो इंटर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको उधर से माल मैन्युफैक्चरिंग करा के मंगाता है, तो वो HUID होना कंपलसरी है? लॉजिस्टिक में कुछ इशू आया? मैन्युफैक्चरर आप किसको कहेंगे पहले ये बताइए। अगर वो मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको ज्वेलरी देता है सेल बिल के साथ तो करवाना जरूरी है। वो आपसे सोना लेकर मजदूरी पे कर रहा है तो करवाना जरूरी नहीं है। ओके। और समझ लो वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास GST नंबर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोना आपका है, आपने वाउचर में दे रखा है, आपको सारे कॉम्प्लायंस करने हैं। GST भी आपको रखना है, HUID भी आपको करवाना है, सारे कॉम्प्लायंस आपको करने हैं। थैंक यू। अशोक भाई का, अशोक साकरिया जी का सवाल है यहाँ पर। होल मार्केट में हम माल बेचते हैं, वहाँ पे HUID करके देते हैं, लेकिन कभी वो फेल हुआ भी होगा और HUID करके भेज देते थे। कोई माल हम HUID करने के लिए बेचते हैं और होल मार्किंग वाला HUID करके दे भी देवे, लेकिन अगर वो फेल हुआ होगा तो भी होल मार्किंग करके दे देता है। वो प्रॉपर चेकिंग होती है उसकी माल की, प्रॉपर चेकिंग होती है उसकी माल की। भाई साहब, क्यों नहीं होगी प्रॉपर चेकिंग? मैं पूछ रहा, मेरा सवाल है। क्यों नहीं होगी? मेरा भी यही सवाल है। नहीं हो सकती है, कितनी बार नहीं भी होती है। नहीं तो आपको सेंटर पे उस पर भरोसा नहीं है तो दूसरे को लीजिए ना आप। ऐसा नहीं है, सेंटर पे भरोसा नहीं, BIS ने कर उसको सेंटर बनाया आपको है। वो सेंटर, अगर वो सेंटर आपको कॉर्नेट दे रहा है तो वो टेस्टिंग कर रहा है, कॉर्नेट नहीं दे रहा तो वो टेस्टिंग नहीं कर रहा। इतने में समझ जाइए आप। नहीं नहीं, ऐसा होता है, लगता है कभी कभी होल मार्किंग गलत रंग से HUID करके भेज देते हैं और पता लगता है कि वो HUID नहीं हुआ। आपका ये सवाल है या इल्जाम है? आप कुछ भी समझे ना, आप कुछ भी समझ लीजिए ना उसमें। आप समझिए, सभी इंडस्ट्री के अंदर, सभी सेगमेंट में कुछ ब्लैक शिप होती हैं। हमें उन ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है और वो ब्लैक शिप जो हमारे बीच में है उनको हमें उजागर करके उनका धंधा बंद नहीं करवाना है, लेकिन उनको सही रास्ते पे लाना है। यही हमारा एम होना चाहिए। धन्यवाद अश्विन भाई। यहाँ पे राकेश जी का एक सवाल है। ये 2 ग्राम का हॉल मार्किंग नहीं है तो अगर 3.5 ग्राम का टॉप्स होगा उसको हॉल मार्किंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर टॉप नहीं 3 ग्राम का जोड़ी कह रहे हैं। हाँ, जोड़ी का वजन 3 ग्राम कह रहे हैं। हाँ, नहीं करना है। 2 ग्राम। आप एक बात सीधा समझ लीजिए, HUID हर एक आर्टिकल का अलग होता है और एग्जम्पशन है। 2 ग्राम से कम का ज्वेलरी है तो नहीं करना,
आपका 3 ग्राम का जोड़ी है तो करीब 1.5 ग्राम का होगा, 2 ग्राम से कम में नहीं करना है। किसी और का कोई सवाल है यहाँ पर? मुझे लगता है आप लोगों ने मैक्सिमम सवाल ले लिए। और किसी का कोई सवाल है? राजू भाई, मेरे पास जो जूनियर हॉलमार्किंग के सब गुड्स थे, तो अभी हम HOID में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मोर देन 100 पीसेस मेरे फेल होके आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी हॉलमार्क थे। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली हॉलमार्क सेंटर पे होता है या किस पे होता है? और सेम पार्टी से ही कराए हुए हैं हमने। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसी ने नहीं पूछा, मैं कब से सोच रहा था कि कोई पूछे। देखिए ऐसा है, सबकी जिम्मेदारी फिक्स है। अब पहले हम समझते हैं कि पुराना हॉलमार्क किया हुआ माल है आपके पास। अब पुराना हॉलमार्क किया है और आपने HOID के लिए भेजा और फेल हो रहा है, तो उसके अंदर जिस हॉलमार्क सेंटर ने करा उसकी जिम्मेदारी है ही। अगर वो हॉलमार्क आपने निकाला नहीं है तो आप उसका क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं उनसे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ समझते हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई है ना हॉलमार्किंग की, उसके अंदर ये कहा गया है, सपोज के कोई होलसेलर ने हॉलमार्क किया है और उसने आगे सप्लाई चेन में रिटेलर को वो माल बेचा है हॉलमार्क किया हुआ, और वो टेस्टिंग पे अगर सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, तो उस सूरत में पीनल प्रोविज़न क्या है कि BIS के साथ जितने भी प्रावधान लगते हैं, सवाल जवाब करना, पेनल्टी लगना, वो सारी फाइननेस की जिम्मेदारी का, फाइननेस और प्यूरिटी की जिम्मेदारी वो रहेगी होलसेलर की, लेकिन कंपेंसेशन जो पे करना है कंज्यूमर को वो रहेगा रिटेलर का। आप समझिए, कंपेंसेशन रिटेलर पे करेगा क्योंकि उसने माल उसको बेचा है कंज्यूमर को। हॉलमार्किंग सेंटर का और क्या होगा? हॉलमार्किंग सेंटर को तो उसमें जवाबदेही है ही है, हॉलमार्किंग सेंटर नहीं छूटता है, उसकी तो जवाबदारी है ही। हॉलमार्किंग सेंटर और ज्वेलर के लिए मार्केट सैंपल फेलियर के लिए 3 प्रोविज़न है, प्यूरिटी वाइज उन्होंने दे रखे हैं। एक 2 से 5 PPT अगर माल कम पाया जाता है मार्क प्यूरिटी से तो उसके कुछ प्रावधान है, 5 से 40 के कुछ प्रावधान है, और 40 से ऊपर के अलग प्रावधान है। वो आपको गाइडलाइंस में मिल जाएंगे, पर मैं सुहास जी को वो भेज दूंगा, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। अब कंपेंसेशन कितना होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। कंपेंसेशन जो है ना, मार्क प्यूरिटी अगर 916 है और अगर वो रेफरल लैब में टेस्टिंग पे 91 आती है, 910 आती है, तो वो 6 PPT कम आई, तो कंपेंसेशन गिना जाएगा 6 PPT मल्टीप्लाई बाय जो वजन है आर्टिकल का, वो मल्टीप्लाई बाय गोल्ड का जो रेट होगा उस दिन का, वो जो वैल्यू आई उसको 2 टाइम्स किया जाएगा और उसके अंदर हॉलमार्क चार्ज ऐड किया जाएगा। ये कंपेंसेशन पे करना है कंज्यूमर को। बहुत मंगलसूत्र जो आइटम रहती है तो HOID में ग्रॉस वेट पे नेट वेट पे दोनों चलता है सर। पोर्टल के ऊपर ग्रॉस वेट ही लिखना पड़ता है, नेट वेट नहीं चलता है। नेट वेट नहीं चलता है, उसमें लाइबल इतना सोना अपन दे रहे हैं 916 का, तो वो लाइबल हॉलमार्क सेंटर उसको वेरीफाई थोड़ी कर पाएगा कि ये नेट वेट इतना है। आपको डिक्लेयर करना है, आपको बेचना है। देखिए, कंज्यूमर जब शोरूम से माल खरीदेगा, मंगलसूत्र का वजन समझिए 25 ग्राम 250 मिलीग्राम है बिट्स के साथ, तो पोर्टल के ऊपर 25 ग्राम 250 दिखा रहा है तो ओके है। अब उसके अंदर आपका सोना अगर 20 ग्राम 130 मिलीग्राम है, वो आप उसको कहकर बेचिए ना। आपको, आपके लिए प्रावधान ये है कि आप जो सेल बिल बनाएंगे ना उसको बेचने के टाइम पे, तब आपको कंज्यूमर को आइटम लिखनी है मंगलसूत्र, प्यूरिटी लिखनी है 22 कैरेट 916, उसका ग्रॉस वजन लिखना है, उसका नेट वजन लिखना है, हॉलमार्किंग चार्जेस अलग से मेंशन करना है। ये प्रावधान है। ये किसको, रिटेल वाले को लिखना है कि होलसेलर को लिखना है? जो बेचेगा कंज्यूमर को उसको लिखना है। कंज्यूमर, हाँ, कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को कौन बेचेगा? रिटेलर को लिखना है। ठीक है, आपको सेल बिल में ये लिखना है। होलसेलर को भी बिल्डिंग में लिखना पड़ेगा। होलसेलर तो लिखेगा ही ना, होलसेलर। और आप तो क्योंकि भाई स्टॉक पोर्टल टैली नहीं देखिए पोर्टल के ऊपर ट्रांसफर की फैसिलिटी अभी नहीं है। अगर ये ट्रांसफर की फैसिलिटी होगी तो ये सारे प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। स्टॉक डिफरेंस आ जाएगा, इसके लिए ग्रॉस वेट बिल में भी एक्सेस करना पड़ेगा। हम ट्रांसफर के अगेंस्ट हैं आज भी सारे ज्वेलर,
इसीलिए तकलीफ है। संयम जी, इसमें साथ दीजिए, ट्रांसफर चालू तो आप करवाइए, बताइए, सुनिए, इंडस्ट्री की काफी सुनिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, यही तो बोल रहे हैं अश्विन जी। आप रुको, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर आप चाहते हैं? नहीं नहीं, सारे ज्वेलर्स कोई ट्रांसफर नहीं चाहता है, कोई ट्रांसफर नहीं चाहता। कोई बात जो नहीं। सुभाष जी मैंने मीटिंग में स्टार्ट में बोला था, अश्विन जी बात आ नहीं। जाए आप और आके अश्विन भाई, अपने सारे सुनिए, कमेंट देना सुनिए। बंद करें तो 90% तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ट्रांसफर अगर की बात- मेरी बात- सेक्रेटरी चेयरमैन साथ में रहे तो। आप ये बताइए, आप एक बात बताइए मेरी, एक बात का जवाब दीजिए। अभी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बताइए। आज कंज्यूमर किसी शोरूम से माल लेता है, उसको HUID शोरूम ने नहीं करवाया है, आगे सप्लाई चेन में होलसेलर या सेमी होलसेलर ने करवाया है। ये अश्विन जी जब तो स्टार्टिंग नाम किसका आता है? ये सवाल तो सीधा है ना, हम तो यही नाम बोल रहे हैं। किसका आता है? हम तो अरे यही अंजन बोल रहे हैं, जी। रिटेल वाला कराए, अरे, होलसेलर क्यों कराए? अरे, तो वो ट्रांसफर भी कर दे। स्टार्टिंग में जब हॉलमार्किंग सेंटर ने ये चीज बनाई थी ना, उनके माइंड में था कि ट्रांसफर भी लाएंगे। हमने नहीं इसीलिए बोला लाएंगे है। नहीं, ट्रांसफर था ही नहीं, हमने हटाया उसको। उस ढाई मीटिंग में महीने मैं भी तक था। चला है ट्रांसफर, ट्रांसफर लाना है, आप ढाई लाओ, महीने एंड तक चला है। रिटेल वाला करे और रिटेल वाला बेचे। अरे नहीं हो सकता, सब पे आएगी, नहीं नहीं, सब पे आएगी। ट्रांसफर लाना, ट्रांसफर उसके लाना लिए नहीं, उसके लिए पहले B2C करवाना पड़ेगा हमको, आपको तभी ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। करवाओ। ट्रांसफर हम लाने तो का यही काम- बोल रहे हैं, हॉलमार्किंग से B2C लेटर हम तो लेके यही बोल रहे की। हैं, हम उसके बाद होगा। पूरे हम तो BTC की तैयार बात है। कर रहे हैं। B2C के लिए B2C भाई साहब, सर पूरी मैं इंडस्ट्री आपको तैयार है। कितने लेटर बताऊं B2C के हमारे लिखे हुए? आपको जरा- चाहिए कॉपी? सर हमको B2C के डिमांड किए हुए हमारे लेटर आपको आप जितने वो चाहिए कॉपी- सारे मिल जाएंगे। वो कॉपी जरूर भेजिए। आपको Next सारे week कॉपी में कब हम- मिल जाएंगे? चलिए हम वो सारी प्रेजेंटेशन इससे करेंगे। फायदा भी होगा कि हॉलमार्क के जो दूध सर आपका हॉलमार्क सेंटर तो बंद हो रहा है अरे ना, भाई उसका साहब, हम reason इसीलिए आप ही तो हो। हम तो पहले आप सुन से लो। नहीं, हम तो पहले से ही B2C के फेवर में रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जब ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई थी, उसकी 5 मीटिंग ऑनलाइन हुई थी, और उसके बाद फाइनल मीटिंग जब 15 जून की तारीख को दिल्ली में हुई, 15 जून 2021, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ही B2B और ट्रांसफर की हिमायत की थी। सर एक बात हॉलमार्किंग बताओ। एसोसिएशन ने नहीं की थी, आप ये समझ लीजिए। हॉलमार्किंग एसोसिएशन तो B2C ही बोल रहा था। सर इसको फिर से उठाएंगे पहले और से। क्या करेंगे? और हम अभी हम भी सारे ज्वेलर्स का अभी लिस्ट भी बनाते उसी हैं। के लिए हम आप तैयार सपोर्ट हैं। करिए, B2C हम करेंगे। हम B2C आओ के इस लिए मुद्दे आपके को। साथ हैं। सर एक बात बताता We हूँ are with you। नहीं नहीं एस जी, पहले सर, हम लोग दिन में 2000 पीस निकाल सकते थे। आप सुनिए, पुरानी सिस्टम में HUID आने से पहले, आज की तारीख में हम कितना भी जोर लगा लेना, फिर भी हम 700 से 800 पीस ही निकाल पाते हैं। सर आधी 12 फैक्ट्रियां बंद है। सुनिए, अरे सुनिए तो कोई सही। कोई ये समझने को तैयार अब- नहीं है कि आधी फैक्ट्रियां आप इंडस्ट्री की सुनिए, बंद है, सुनिए। आधी रिफाइनरी बंद है। ये मैं एक जवेरी बाजार के प्रतिष्ठित आदमी की बात करता हूँ, जो कल रात को मुझे क्या बोलता मालूम है? अरे क्या मीटिंग में आऊँ सुभाष भाई, 4 महीने से तो रिफाइनरी बंद पड़ी है। वो मतलब एक रिफाइनरी वाला आदमी ये बोल रहा है, तो हमारे जैसे वो ट्रेडर्स की क्या? गवर्नमेंट रिफाइंड थी क्या? गवर्नमेंट रिफाइंड वो थी क्या? बराबर गवर्नमेंट अप्रूव। आपको मालूम है किसकी है? आपको मालूम है किसकी? आप उसकी उंगली मेरा एक जो कहना है, नेक्स्ट कोई सवाल? जय सर, आप अश्विन जी बहुत अच्छी बात करी आपने। अभी मैं मतलब मेरा एक जो कि अगर आप और हम मिल करके ये प्रोविजन करें कि भाई रिटेल एंड पे आती है, बिफोर द URD सेल के पॉइंट पर अगर आ जाती है, जो कि अगर, तो मैं बोलता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम में से 90% प्रॉब्लम से हम आउट हो जाएंगे। हम लोग आपके साथ हैं इसमें। महेंद्र जी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस पे मेरी जोश सर से कल पौना घंटा बात हुई। मैं अभी अपनी लीगल टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई लास्ट पॉइंट है? एक सवाल है। एक लास्ट सवाल उसको लेके। लास्ट सवाल। आप सर। आप दोबारा सुनिए, हॉलमार्क सेंटर तो रिस्पॉन्सिबल है ही, ज्वेलर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हॉलमार्क सेंटर तो है ही रिस्पॉन्सिबल। हैं जी? सेंटर बंद हो सकता है। सेंटर बंद हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे को ही आएगी। सेंटर तो बंद हो जाता है भाई साहब, उसकी तो रोजी रोटी ही बंद हो जाती है। मैं वही बता रहा हूँ, सेंटर तो बिजनेस ही बंद हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। आई थिंक सवाल पूछे, आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा सवाल पूछे। चलो मेरा- हो मेरा- गया। मैं अभी महेंद्र जी का लास्ट मीटिंग लेके मैं मीटिंग एंड करता हूँ। मैं जो गाइडलाइंस है ना, वो मैं सुहास जी को भेजूंगा। आप मार्केट सैंपल फेलियर
ज्वेलर्स को क्या लागू होता है और सेंटर को क्या लागू होता है, दोनों पढ़ लेना। कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी समय मुझे टेलीफोन करना। अश्विन जी, मैं यहाँ पर खाली एक छोटा सा एक हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पर संयम भाई भी हैं जो कि जीजेसी से चेयरमैन है, और आई थिंक लार्ज अमाउंट ऑफ जो रिटेलर्स है वो इस बॉडी से जुड़े हुए हैं, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पर बैठे बैठे भी इनको पूछा कि अगर सॉल्यूशन B2C में ही है तो फिर अपने को इसके बारे में प्रयास करें। तो आप अगर गवर्नमेंट को ये बताना पड़े कि पूरे जो बिजनेस है, भले कॉरपोरेट्स हो कि सिंगल स्टोर ओनर हो कि छोटे हो, मीडियम साइज हो या लार्ज स्केल वाले हो, अगर ये सभी लोग जो इतने मात्रा में इनसे जुड़े हुए हैं, अगर ये कोशिश करें और रिटेलर का कंसेंसस लेके आवे और वो कंसेंसस का एक कुछ अपन मेमोरेंडम बना देवे, चार्ट बना देवे, गूगल फॉर्म बना देवे, या कोई एक बड़ी जिस तरह से अपने एक बड़े बड़े जो और चलते हैं उस तरह से बना करके 40-50 हज़ार 25-50 हज़ार लोगों का, रिटेलर्स का, अगर ये कंसेंसस लेकर के आ जावे कि भाई नहीं ये B2C पर होना चाहिए, समझो, अगर हम सब मिलकर मुहिम चलावे और उसमें आप हॉलमार्किंग सेंटर वालों का साथ हो, तो क्या हम इस जवेरी बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म से क्या हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते मैं हैं? इसमें आपको क्लियर कर दूं, गूगल फॉर्म नेक्स्ट वीक में हम लॉन्च करेंगे। उसमें ZBWD, GJC, इब्जा, MWGJ, JYF, दागीना बाजार सब होंगे, कोई अलग नहीं, सिर्फ GJPC को नहीं ले सकता बस। हो सकता है, मैंने यही बताया था अभी, हम लोग ऑलरेडी 1.5 साल से उनको कम से कम 10 खत लिख चुके हैं और जितनी भी बार मिले हैं हम लोगों ने B2C के लिए ही बोला है। लास्ट में हमारा मीटिंग 18 तारीख को जो मिनिस्ट्री में था, उसके बाद हम BIS में गए थे, तब भी हमने यही डिमांड किया था। इसमें दो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक आप हॉलमार्किंग सेंटर वालों का सबसे बड़ा सबके प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे महेंद्र जी। खाली मुंबई में बिजनेस है और कहीं पर बिजनेस नहीं है, वो सबसे बड़ा हॉलमार्किंग के एंगल से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हम और एक जो है ना, इसमें कह तो रहा हूँ हम आपके साथ हैं। और एक जो रिटेलर का प्रॉब्लम है कि मेरा मार्किंग नहीं आ रहा है, जो मेरा कस्टमर है उसको मैन्युफैक्चरर का जो BIS पोर्टल पे दिखने जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दो मेजर इश्यू खत्म होते हैं। महेंद्र जी, कोई भी जंग को लड़ने के लिए उस जंग के सिपाही तगड़े होने चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के सिपाही बहुत वो अपना दिखते हैं, हाँ मेरा लेना देना है, नहीं है वो डिलीट, मेरा लेना देना है वो डिलीट। तो अगर पूरी इंडस्ट्री एक होगी तो पक्का है, अगर 5000 भी गूगल फॉर्म रेडी हो गए ना तो रिजल्ट आएगा सर। तो मैं अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि टाइम दिया और बता रहे, मेरी पूरी लीगल टीम का, सनी भाई, राजेश जी, ललित जी एंड ऑल, और श्रवण भाई फॉर powering the event, Master Hallmarking. Thanks a lot to everyone.